नेगेटिव थॉट वॉट क्या होता है तो आजकल मैं देखता हूँ, मुझे तो कभी आया ही नहीं, जबकि मेरे तो मतलब एक्सट्रीम गरीबी में मैंने दिन निकाले हैं। मतलब ऐसे दिन देखे हैं कि शाम को घर में मतलब खाना बनाने के लिए आटा नहीं है, ये मैंने दिन देखे हैं। तो मेरी मदर बड़ी मुश्किल से 1-2 रुपये इकट्ठा करती थी, क्योंकि मेरे पिताजी ड्रिंक बहुत करते थे। अभी जो करंट एस्पिरेंट्स हैं, उन एस्पिरेंट्स को आप क्या वो 2 इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहेंगे कि वो प्रिपरेशन के टाइम पे और एग्ज़ाम के टाइम पे उनको फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें और उससे रिजल्ट आने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? पहला तो ये है कि 2 साल के लिए आपको यारी दोस्ती, शादी ब्याह, फंक्शंस वगैरह सब में आपको सेक्रीफाइस करना है। आपको भूल जाना है कि 2 साल मेरे पास एक ही काम है और वो है मेरी जेईई की प्रिपरेशन। पहला काम तो ये करना है। दूसरा, आजकल जो ऑनलाइन वर्ल्ड आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, ये दूधारी तलवार है। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया उसके लिए। आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दे रहे हो, ये तो टीचर के लिए तो बहुत बड़ी एक सम्मान की बात है। नहीं सर, थैंक यू। सर मैं ना शुरुआत यहाँ से चाहता हूँ कि मैं आपका बचपन जानना चाहता हूँ कि बचपन कैसा था। क्या आप बचपन में शरारती थे या शुरू से सीरियस थे? बचपन में मतलब मैं थोड़ा साई नेचर का था। तो हम 2 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरे से एक छोटा है, तो हम साई नेचर का था। लेकिन बचपन एक नॉर्मल बचपन हम मतलब गुजरा स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे मेरे मदर अनपढ़ है, मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानती, फादर रोडवेज में बस में कंडक्टर थे। तो हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, क्योंकि किसी ने बता दिया मेरी मदर को कि भाई पढ़ाई अच्छी होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो हमारे घर के पास में ही 2-3 किलोमीटर दूर पे एक बीजेएस स्कूल थी जोधपुर में, ब्रिगेडियर जब्बर सिंह स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। मुझे आज भी भगवान की दया से मेरी मेमोरी अच्छी है, तो आज भी मुझे याद है कि मैं फर्स्ट डे स्कूल कैसे गया था। मैं फर्स्ट डे स्कूल गया था बस से। अच्छा। तो मेरे पिताजी बस में कंडक्टर थे। हाँ। तो एक ड्राइवर साहब को बोला कि यार इनको स्कूल छोड़ना है, मेरे को आगे बैठा के बस से स्कूल लेके गए और इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। अच्छा, मुझे घर पे पढ़ाने वाला कोई नहीं, तो मुझे शुरू में मुझे बचपन में याद है बहुत दिक्कत आती थी मेरे को, क्योंकि मैं घर आने के बाद मेरी मदर का एक नियम था कि भाई जितने घंटे खेलना है उतने ही घंटे पढ़ना है। अच्छा। तो शाम को 4:30 से 7:30 खेलने का टाइम है, तो घर बैठ के छोटे थे तो पढ़ते थे, और मम्मी जैसी उधर जाती थी पढ़ाई बंद कर देते थे। तो पढ़ाई का टाइम को मैनिपुलेशन करते थे। तो इस तरीके से छोटे छोटे, मेरा भाई मेरे से 1 क्लास पीछे था, तो दोनों फिर हम स्कूल जाते। इस तरीके हमारा प्री स्कूल जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वो स्कूल के बाद मदर को बताया किसी ने कि एक स्कूल दूसरा है वो ज़्यादा अच्छा है, या स्कूल की वो उसका परमिशन उतना ही था, तो फिर हमको दूसरी स्कूल में डाल दिया जो हमारे वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल था। उस समय जोधपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल ही बहुत कम थे। अच्छा। तो हाँ, तो दूसरा स्कूल था, उसका नाम था सेंट्रल मॉडर्न स्कूल। तो वहाँ हम स्कूल में जाते थे, तो वहाँ मेरे दोस्त जो थे ना वो हर वैरायटी के थे। मतलब कुछ बिजनेस क्लास भी थे, और एक दोस्त ऐसा था जो मतलब गाय भैंस का, मतलब सुबह वो दूध बेचता था और पढ़ने आता था। मतलब उसकी 100 गायें थी उस समय। अच्छा। है ना। तो और मतलब हर वैरायटी के जो दोस्त थे ना उनके साथ मेरा बचपन निकला। फिर मैं जब घर आता था तो वो हमारे जो कॉलोनी, नई कॉलोनी बनी थी, तो वहाँ घर के पास में ग्राउंड था, वहाँ कम से कम हम एक ही मतलब 4-5 साल की एज गैप के 50-60 बच्चे थे। तो शाम को ऐसा मेला लगता था ग्राउंड में। तो मुझे मतलब आजकल मैं देखता हूँ ना बच्चे शाम को घर में रहते हैं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि मैं शाम को कभी घर पे रहा हूँ। शाम को घर पे रहना मतलब बहुत बड़ी पनिशमेंट थी वो। तो 50-60 बच्चों में हम खेलते थे, और खेलने में क्या होता था, जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फुटबॉल में क्या होता है 25-25 की टीम होती थी। फुटबॉल तो एक ही होती थी। भाई वहाँ इतना रिच तो थे नहीं कोई, एक फुटबॉल तो विकेट कीपर, हमारे जो गोल कीपर होते हैं ना वो एक नहीं होते थे, हमारे गोल कीपर होते थे 4। अच्छा। हाँ, मतलब हमारा गोल ऐसा होता था कि बड़ा स्कूल है गवर्नमेंट का, तो बड़ी अच्छा खासा बड़ा था, तो एक तरफ ये गोल है और दूसरी तरफ वो गोल है। मतलब गोल पोस्ट नहीं, हाँ। पूरी दीवार ही गोल है। जैसे 100-150 फीट है ना, वही गोल है। तो और गोलकीपर कौन बनेगा? जो सबसे छोटा होगा अच्छा। एज में। जो बड़े होंगे ना वो तो फ्रंट में खेलेंगे। अच्छा। तो एक तो नियम, तो 4-4 गोलकीपर, हम तो गोलकीपर बनाते थे, हम छोटे थे तो हमको गोलकीपर बनाते थे। तो जैसे ही, और दूसरा नियम ये था कि बॉल जब आएगी तो उसको पास नहीं देनी है, जिसके पास आएगी वो लेके भागेगा।
अच्छा, तो ये फुटबॉल और रग्बी का कॉम्बिनेशन चल रहा है। कॉम्बिनेशन हो गया रग्बी एक फुटबॉल में। तो मतलब बड़ा अजीब सा गेम, लेकिन फुल एनर्जी के साथ खेलते थे। तो और सारे मतलब नेगेटिव थॉट वॉट क्या होता है आजकल मैं देखता हूँ, मुझे तो कभी आया ही नहीं, जबकि मेरे तो मतलब एक्सट्रीम गरीबी में मैंने दिन निकाले हैं। मतलब ऐसे दिन देखे हैं कि शाम को घर में मतलब खाना बनाने के लिए आटा नहीं है, ये मैंने दिन देखे हैं। तो मेरी मदर बड़ी मुश्किल से 1-2 रुपये इकट्ठा करती थी, क्योंकि मेरे पिताजी ड्रिंक बहुत करते थे। तो वो एक अलग ही मतलब रोडेज में थे, सैलरी वाली मिलती थी उनको, लेकिन वो तो ड्रिंक वाली पूरे उस गैंग में चले गए थे, बना साहब टाइप हो गए पूरे। लेकिन और उनका नियम है कि मतलब पैसा कभी बचाने का सिस्टम था ही नहीं उनका। और तो उससे क्या होगी, बहुत स्ट्रगल किया मैंने। तो मैं अपने छोटे भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था। मैं नहीं चाहता था कि उसको ज़्यादा देखना पड़े। तो उसको मतलब वो ज़्यादातर खेलते ही रहता था, वो घर के बाहर ही रहता था। अच्छा। तो हम कोशिश करते थे कि यार उसको कम से कम वो हो। तो मतलब बहुत स्ट्रगल जो मैंने देखा ना, तो मुझे आज मतलब जीवन में छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और मैं फॉर्चुनेट रहा कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे। जब स्कूल में था, जैसे मैंने बताया मेरा दूध वाला दोस्त था दिलीप, तो वो मुझे कई बार घर पे ले जाता था। घर पे मतलब स्पेशल दही के साथ रोटी। और उसकी मदर, जब मैं घर से वापस आता था तो मदर मेरे को घी में भर के, वो छोटी होती है उसको बाल्टी टाइप होती है, उसमें डोलची घी, बोलते हैं डोलची, इसको, हाँ। वो 250 ग्राम घी देती थी मेरे को कि बेटा तू लेके जा घर पे खाना आराम से। उसको पता था मेरी स्थिति कैसी है। फिर थोड़ा मेरा ननियाल पक्ष अच्छा था, मामा जी वगैरह वो सपोर्ट करते थे। तो बहुत स्ट्रगल किया बचपन में मैंने, लेकिन दोस्तों के साथ रहा, मतलब मज़ेदार रहा। फिर गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम ननियाल चले जाते थे। तो मेरा ननियाल जोधपुर पाली हाईवे पे एक छोटा सा गांव है नीमली। वैसे मेरा ओरिजिनल गांव ननियाल तो चोटीला करके है, लेकिन मेरे नाना जी वहाँ शिफ्ट हो गए थे नीमली। वो हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर है और 150-200 घर का गांव है। मेरे नाना जी ने बसाया था वो गांव। तो नीमली ननियाल हम जाते थे। 2 महीने तक ये नियम होता था कि सुबह 8 बजे उठ गए, 8:30 बजे बाहर, फिर 2 बजे खाने के लिए आए, 2:30 बजे वापस चले, फिर 7:30 खाने को आए, फिर 8 बजे वापस खेलने चले गए। अब गांव में लाइट नहीं थी उस समय, तो हम खेलते थे। चांदनी रात होती है ना, तब तो हम खेलते थे, अंधारी रात में हम कहानी सुनाते थे। तो बचपन ऐसा बीता कि और अच्छा, उसमें हर कम्युनिटी के लोग थे वहाँ पे, और हर कास्ट के लोग थे। तो मैं सबके साथ रहा। जैसे मतलब रायका भी थे, अलग कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी के एक अलग कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं उनके सबके साथ उनके घर में जाता था, उनके साथ खाता पीता था। हर टाइप के लोग थे। तो मैंने बहुत टाइप की वैरायटी के लोग देखे, उनके साथ रहा। और मैंने देखा किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, हर एक आदमी के अंदर प्रेम बहुत होता है। आप उसको प्रेम दो तो वो आपको ज़रूर वापस प्रेम देगा। तो बचपन मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, गांव की मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ ननिहाल की मेरी। जब हम रात को घी पाकी एक गेम होता है। क्या नाम है? घी पाकी। अच्छा। घी पाकी में क्या है कि जैसे आप मिट्टी के है ना, ऐसे बड़े बड़े रूम बना लो बाउंड्री से, अच्छा। है ना। तो जैसे आपने 1 2 3 रूम ऐसे बनाए और 3 रूम ऐसे बनाए, है ना। तो अब वो फर्स्ट जो घी रूम बना है उसमें एक टीम रहेगी, दूसरी टीम उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना उसके अंदर घूमेगी। आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, फिर ऐसे करते करते सारे रूम क्रॉस करने हैं। जो क्रॉस कर गया वो जीत गया, और जिसको पकड़ लिया वो, और बीच में उसने टच कर दिया तो आप आउट हो गए। अच्छा। तो वो वाला गेम हम खेलते थे खूब, उसमें काफ़ी एनर्जी लगती थी। और शाम को 7 बजे भाई गांव में मंदिर था, पूजा होती थी। तो पूजा के समय मौन रहता था। वो कितने अच्छे सिस्टम थे। तो शाम को 10 मिनट हम मौन रखते थे कि भाई अब पूजा हो रही है, 10 मिनट मौन रहेगा। तो मौन, और फिर पूजा में जाके खड़े होते थे। फिर हमारे एक दोस्त ने कहानी सुनाई कि यार गांव में भूत है। तो यार वो भूत वाला जो कल्चर था ना, मतलब अब चांदनी रात में दिक्कत नहीं थी। तो मेरा ननिहाल कैसा था कि मामा जी का बड़ी सी गांव में जैसे पॉल टाइप होती है ना, और पॉल घर और उसके बीच में करीबन ऐसे 200 फीट का फासला था। तो वो दरवाज़ा खोलना होता था, फिर आप अंदर करोगे, फिर 200 फीट आप जाओगे तब मेन घर आएगा। वो आंगन रहता है, आंगन के आजू बाजू मकान रहते हैं जो प्रॉपर, और घर के पीछे फिर बाड़ा रहता है जहाँ जानवर रहते हैं, ऐसे सिस्टम बना हुआ था। तो वो अब वो भूत जो मेरे को बोल दिया कि यहाँ तो भूत है गांव में, तो मेरी तो हालत ख़राब। तो मैं और मेरा भाई रात को जब खेलते थे, तो मेरे वो दोस्त जो थे ना गांव वाले ननिहाल वाले, मैं 3-4 दोस्तों को लेके जाता था। अभी भी मेरे वो फ्रेंड है, मतलब प्रेम नाम है, एक का नाम पुक्कू बोलते थे, पुक्कू है। मैं बोलता यार प्रेम में जाऊंगा नहीं यार, तू साथ चलेगा। और वो गेट पे खड़े रहते थे और हम दोनों दौड़ लगाते थे, दोनों भाई दौड़ लगा के उस गेट पे गए। वहाँ मेरी नानी खड़ी रहती थी, मेरी नानी सोती नहीं थी। जब नानी जी दरवाज़ा को मार करके खोलती, अंदर जाते, तब मैं उनको बोलता तुम जाओ। तो इस तरीके से वो भूत, अच्छा अंदर जाने के बाद फिर वो भूत का टेरर निकला नहीं। तो होता क्या कि गांव में लाइट तो थी नहीं, तो सब चारपाई लगा के सोते थे। तो मेरे 2 मौसी हैं और मेरे 2 मामा हैं, उनके बच्चे, तो मतलब
40-50 लोगों का एक बड़ा परिवार था। तो सब अपने अपनी चारपाई लगा के सोने का। नानी जी जो थी मेरे, वो बीच सेंटर में सोती थी। मेरी नाना की डेथ हो गई थी जब मैं फर्स्ट में था, तो नानी जी बीच में सोती थी। अब मैं सोऊं तो मेरे को एक पेड़ दिखाई दे बाजू वाले घर में, है ना। उस पेड़ में कोई मतलब पत्ते वत्ते नहीं थे, तो मेरे को बता रखा था कि भूत जो होता है वो पेड़ पे भी आ सकता है। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार अगर भूत बाजू वाले घर में आया, वहाँ से जब अंदर आएगा, इतने 50 लोग बिस्तर बिछाए हुए हैं, तो पहले तो सर्कमफेरेंस वालों को लेगा फिर दूसरों को लेगा, फिर तीसरों को लेगा। तो मैंने दिमाग लगाया, मैं नानी जी बोला, नानी सा बोलता, मैं नानी सा मैं तो आपके पास होऊंगा, मेरा बिस्तर तो यहीं रहेगा। तो मैं अपनी चारपाई उनके बाजू में लगाता था। सब लोग सोचते थे ये नानी जी से ज़्यादा चिपकता है, उनको पता थोड़ी मेरी तो हालत ख़राब रहती थी। और फिर मैं मुंह भी उधर रखता था पेड़ के ऑपोजिट, और रात भर गर्मी में भी चादर ओढ़ के सोता था, क्या दिखना नहीं चाहिए अपने को, ये हालत होती थी। और एज क्या थी सर आपकी उस टाइम पे? मैं 5th-6th में पढ़ता था, 5th-6th में पढ़ता तो मतलब 12 साल का, 10-12 साल का ऐसे। और आज के 10-12 साल के बच्चे? आजकल मतलब सबसे जो आज के बच्चों में लगता है ना, बच्चे बाहर नहीं जाते, ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे अपन मैं बाहर जाते मोबाइल पे रहते हैं ना बच्चे। आप एक काम करना, एक दिन 2 घंटे मोबाइल घर पे रख के बाहर ऐसे ही आप शहर में घूमना, है ना, आपको अलग शहर दिखेगा। आजू बाजू लोग देखना, पेड़ देखना, लोगों को देखना, कोई काम करते हुए देखना, आपको अलग ही फीलिंग आएगी, अलग ही लर्निंग मिलेगी। आपको लगेगा यार मेरी कॉलोनी में ये सब भी होता है क्या। और बाहर जाने से नेगेटिविटी है ना, वो कभी नहीं आती, आप पॉजिटिव हो जाते हो। ये बात तो है सर, आप पॉजिटिव हो जाते हो। जब भी आपको लो फील हो ना, आप उस जगह को चेंज कर लो, आप बाहर चले जाओ। आप फ्लैट में हो, बाहर चले जाओ, घर में हो, बाहर चले जाओ, आप सब भूल जाओगे। आपके अलग ही, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम ओपन में जाते हैं ना, स्पेशली ग्राउंड में जाते हैं, तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है पूरा नेचर खींच लेता है उसको, तो आप पॉजिटिव आदमी हो जाते हो। तो ये और गांव में कब तक रहे फिर आप? गांव में हमारा नियम था कि गर्मी की छुट्टी होती है ना स्कूलों में, तो हम 1.5 महीने तक गांव में रहते थे। ऐसा हमारा क्लास 9 तक चला। अच्छा। फिर मैं जब क्लास 10th में आ गया, तो 10th के बाद की जो छुट्टियां थी उसमें फिर वो मैंने PCM ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा हुई, पिताजी क्योंकि वो थोड़ा ड्रिंक विंक करते थे, तो उनके साथ जो गैंग थी ना, वो बोलते थे यार मतलब डॉक्टर और इंजीनियर होने चाहिए बच्चे। तो मेरे पिताजी बोले कि बेटा तेरे को इंजीनियर बनना है, और मेरी मैथ्स भी थोड़ी ठीक ठाक थी, तो मैंने मैथ्स ले ली उसकी। अब मैथ्स ले तो ली, लेकिन वो मैथ्स समझ में भी तो आनी चाहिए। तो फिर मेरी स्कूल थी जोधपुर में, 2 बड़ी स्कूलें थी, एक सेंट पॉल और एक श्री महेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा। तो मैं पढ़ता था महेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। वहाँ मेरे अगेन ईश्वर की कृपा है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे मेरे। तो वहाँ दोस्त रहे, वहाँ 2-3 दोस्त ऐसे थे जो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनके साथ मैं गाइडेंस में थोड़ा पढ़ता था। वो मेरे को गाइड करते थे, यार तू ये पढ़ ले, ये किताब ले ले, क्योंकि मैं फाइनेंशियली भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो उन दोस्तों की वजह से मैं 2 साल पढ़ता रहा, और वहाँ पे बढ़िया अच्छी कॉलेज टाइप था, वो स्कूल नहीं था, कॉलेज टाइप था कॉलेज टाइप था। जैसे 7 सेक्शन थे हमारे, और हर एक क्लास में एक, हाँ क्लास 11 में 7 सेक्शन थे। अच्छा। 3 फिजिक्स PCM के, 1 बायो का, और 3 कॉमर्स के। अच्छा। और हर एक सेक्शन में 70 बच्चे थे, मतलब 500 बच्चे हम पढ़ते थे। मतलब ऐसा तो पुराने टाइम की अगर इमेजिन करें तो धर्मा की जो फिल्म्स दिखती है, हावर्ड वगैरह की जो जैसे DDLJ टाइप का, तो वो वैसा कुछ वैसा। और ऐसा क्या है कि महेश्वरी समाज जो है ना, उनकी स्कूल थी, तो उसमें बहुत महेश्वरी समाज के बहुत बच्चे पढ़ते हैं, और ज़्यादातर ये बिजनेस कम्युनिटी है, तो ज़्यादातर बिजनेस वाले लोग थे। तो वो, और प्लस हम लोग थोड़ा, मेरी स्कूल 8-9 किलोमीटर दूर थी, तो स्कूल जाने में भी थोड़ा मेरे को ट्रबल होता था। मतलब पहले मैं 2 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, फिर वहाँ से उसकी जो सिटी बस होती है ना, 1 रुपये में सिटी बस से जाता था। तो वो बाकी लोग तो सिटी के पास रहते थे, मैं बाहर, तो मेरा रोज़ 7 किलोमीटर आना, 7 किलोमीटर जाना, डेली का वो रूटीन रहता था, ट्रैवल रहता था। फिर वो वहाँ पे 1-2 दोस्त बन गए जिनके पास बाइक थी, तो कभी कभी वो ले जाते थे मेरे को। कौन सी बाइक रहती थी सर उस टाइम पे? कौन सी उस समय रहती थी वो सुजुकी समुराई, अच्छा। बहुत फेमस बाइक थी, 35,000 की आती थी वो उस टाइम पे। हाँ। तो सर बड़ा मतलब वो रहता होगा क्रेज की बाइक पे, मतलब चलाने वाला तो हीरो होता था, और पीछे बैठने वाला साइड हीरो होता था। और उस समय फेमस बॉलीवुड स्टार कौन था मूवीज में? किसको देख के इमेजिन करते थे? नहीं, उस समय शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, जो शाहरुख खान पहली मूवी थी हिट, दीवाना। हाँ। उसमें गाना होता है जो बाइक चलाता है, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। तो ये सब शाहरुख खान, उसी समय वो भी आई थी मैंने प्यार किया, सलमान की। हाँ 89 करीब में वो आई थी। फिर 88 करीब 89 में वो आई थी आमिर खान की, वो थी ना जिसमें वो जूही चावला आमिर खान होते हैं,
मैं उसका नाम भूल गया मूवी का, वो जिसमें कहते हैं पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हाँ 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 हाँ। वो सुपरहिट मूवी था, आई थी उसकी। और उस समय शाहरुख खान की ये पहली मूवी आई, सलमान खान की मैंने प्यार किया। तो ये उस समय के स्टार्स जिनको बाइक पे बैठने के बाद आदमी अपने आप को शाहरुख खान और सलमान खान। समझता था। अब उससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। तो हमारे मोहल्ले में मेरा एक खास दोस्त जो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहा, उसका नाम बलवीर सिंह है। वो मेरा मतलब जिगरी यार था। अब मेरे मोहल्ले में 5 लोगों की हमारी यारी थी, तो वो इसमें से एक बलवीर सिंह था। उस बंदे ने मेरे को दुनिया भर की मूवीज़ दिखाई। उसके पिताजी ऑफिसर थे, तो और आज तक मूवी का टिकट का पैसा मैंने नहीं दिया। अच्छा। हाँ, और उसने मेरे से मांगा नहीं कभी। बस पहली बार जब उनको मूवी ले गया, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, मुझे नहीं देखना है। तो उसने मेरे को बोला था कि पैसे की बात मत करना मेरे सामने, ठीक है ना। और मतलब एक तो होता है ना कि आदमी आपको ले जाता है, जताता है। उसने 50 मूवी दिखाई होगी मेरे को। वो मूवी का बहुत शौकीन था। जब भी संडे होता, मेरी मम्मी बोलता है कि बुआ जी बोलता था, बुआ जी मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मूवी देखने जा रहे हैं, 3 घंटे आएंगे, फिर वापस आके 3 घंटे पढ़ेगा। तो मम्मी का तो रूल फिक्स था कि जो भी काम करना है करो, उतने घंटे पढ़ो। ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, मतलब ये आज भी इम्प्लीमेंट करो तो बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि रिजल्ट। मतलब बच्चे को ये बोलो पढ़ो पढ़ो नहीं, बच्चे को बोलो तू जो चाहता है, क्या चाहता है, तू खेलना चाहता है ना बाहर, तू कितने घंटे खेलना है खेल, साथ में इतने घंटे पढ़। तो वो मोटिवेशन बना रहता है। मोटिवेशन बना रहता है। तो हुआ यूँ कि बलवीर, क्योंकि उसके पिताजी ऑफिसर थे, उसके पास बाइक थी। उसके पास एक बाइक थी हीरो होंडा। अच्छा। तो हीरो होंडा बाइक थी, तो हम लोग, वो क्या बहुत स्पीड में चलाता था। तो मैंने उसको बोला, रात को आ रहे थे, तो मैंने उसको बोला यार स्पीड में चला यार, मतलब ठीक ठाक चला, ठीक है। मैं घर छोड़ने आ रहा था, मेरे को कई बार मैं उसके घर पढ़ने भी जाता था। तो छोटे छोटे कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं ना, 4-5, वो आए थे। तो वो उनको देखते हुए उसने ऐसे ही थोड़े शाहरुख खान स्टाइल में बाइक को कट लगाया। तो जैसे ही उसने कट लगाया, वो स्लिप हो गई। और स्लिप हो गए, वो उन कुत्तों के ऊपर गिर गई। और वो बेचारे, वो साइलेंसर गर्म था ना, तो चिपका ना उनके, वो जोर जोर से चीखने लगे। तो मैं उनको हटाने लगा, वो हटाने के चक्कर में वो मेरे को काटने लग गए। तो बड़ी मुश्किल से उनके उलझन के साथ छूटे। तो मैंने कहा यार देख, आज से अपने को शाहरुख खान का वो स्पाइरल बैंडिंग नहीं करनी है, अपने को स्ट्रेट चलानी। वो पता नहीं शाहरुख खान रोड पे चला रहा था कि गाड़ी के ऊपर चला था, हमको थोड़ी पता यार। तो आज हाथ पाँव छुटवा देगा। तो दोस्तों के साथ बढ़िया मेरा बचपन निकला अच्छे से। और 11-12 वहाँ से करने के बाद फिर करने के बाद फिर मेरा गांव जो है ना, वो जोधपुर शहर से मतलब 35 किलोमीटर है। अच्छा। मेरे गांव का नाम है सर गांव का नाम है। अच्छा। सर गांव का नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ एक तालाब है। तालाब को बोलते हैं सरोवर। अच्छा। सरोवर से गांव का नाम हुआ सर। और मेरे गांव में पहाड़ है जहाँ माता का मंदिर है, तो इसलिए वो वहाँ गांव बस गया। तो मतलब 8-10 हज़ार की पॉपुलेशन है, अच्छा बड़ा गांव है मेरा। 8-10 हज़ार की पॉपुलेशन। हाँ, तो गांव बचा सर तो। हाँ मतलब अच्छा, मतलब 30 किलोमीटर दूर, लेकिन अच्छा डेवलप। तो अभी भी आपका घर वहीं है या प्रॉपर जोधपुर? मेरा जोधपुर में भी घर है। अच्छा। मैं जोधपुर में पला बड़ा, लेकिन मेरा जो गांव में है वहाँ भी मेरा घर है। मैंने जब मैं फाइनेंशियली अच्छा हुआ तो मैंने घर बनाया। पहले हमारा घर नहीं था वहाँ पे। अच्छा। और ननिहाल मेरा पाली पे है। तो 12th के बाद फिर बीटेक के लिए कैसे? हाँ, वो मैं जब गाँव गया ना, तो हम लोग गांव फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं, है ना। तो गांव में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे एक बॉम्बे से एक ऑफिसर थे, एक IPCL कंपनी थी, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, वो बाद में रिलायंस ने टेक ओवर कर ली। उसमें पर्सनल मैनेजर थे जिनका नाम था CR सुथार, मेरे गांव के हैं वो। तो मैं उनसे मिला, वो हमारे गांव के सबसे बड़े ऑफिसर में से एक थे। तो सुथार साहब से मिला मैंने, उन्होंने मुझे बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, हम सोचते हैं कंप्यूटर वगैरह अच्छी होती है। तो उन्होंने बोला महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम होता है, तुम वो एग्जाम दो, और उसमें अगर केमिकल ब्रांच आ गई तुम्हारी नौकरी अच्छी लग जाएगी। अच्छा। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों डिस्कस करते थे, यार 10,000 रुपये की तेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो अपना जीवन सेट हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे को बोलता था कि तेरी 10,000 की नौकरी लगी तो अपना जीवन सेट है। अच्छा। तो मैंने कहा, कितने छोटे हैं आपके भाई? मेरे से 2 साल छोटा है, 23 महीने छोटा है बस। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बताइए भाई के बारे में बताइए। तो बचपन तो हम साथ में निकले, फिर मेरे भाई ने MBBS किया और उसके बाद वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद वो क्या थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, तो उसने कहा यार मेरे से ये काम नहीं होता है, एक एक पेशेंट की सुनो, कि यार वो हर आदमी आता है अपनी सुनाता रहता है, मेरे तो ये दुख रहा है वो दुख रहा है। वो तो खिलाड़ी है, वो डेली 2 घंटे खेलता है सुबह, लॉन टेनिस 2 घंटे, क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी तक फुटबॉल खेलता है वो। मतलब उसका नियम है 5 बजे उठना और 5 से 7:30-8 बजे तक आपको वो ग्राउंड में मिलेगा। अच्छा। तो उसने कहा यार मेरे को ये काम नहीं करना है, तो फिर उसने MHA किया, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन।
तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया पूरा। तो पहले यहाँ पे ESCC के अंदर यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर था, कोटा में। ESCC जयपुर के अंदर। अच्छा अच्छा। और अभी वो मेदांता हॉस्पिटल जो है लखनऊ में, उसका वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ी पोस्ट पे अभी। अच्छा। और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है उसका, बढ़िया। तो हम दोनों भाई बचपन में मतलब साथ में ही, मतलब एक ही रूम में लेफ्ट राइट बेड होते थे। और वो मम्मी का जो नियम था ना भाई, 3 घंटे खेलना 3 घंटे पढ़ना, तो उसमें हमारे घर में एक वॉच लगी हुई थी जिसमें ना वो घंटी बजती थी यार भाई, 1 बजेगा तो 1 घंटी, 2 बजेगा तो 2 घंटी, था ना ऐसे। तो उसका काम ये था कि जैसे ही 8:30 बजते थे उसको 9 कर देता था, ठीक है। और टन टन घंटी बजती तो मेरी मम्मी बोलती कि सोने का टाइम हो गया भाई, सो जाओ तुम, सो जाओ। फिर 5-10 में क्या, सुबह उठाएंगे अभी, वापस से भी करनी है। तो उसको इतनी बार घुमाया बेचारी को कि वो 1-2 साल बाद उसका जो सुइया है ना वो ढीला हो गया। फिर वो यूं करती वैसे ही गिर जाता था। तो वो बड़ा इनोवेटिव अप्रोच वो लगाता रहता था। लेकिन मतलब ईश्वर की मेरे पे मेहरबानी है कि मुझे बहुत अच्छा भाई मिला, लक्ष्मण जैसा भाई है। मतलब एनी टाइम, मतलब मेरे जीवन के आज मम्मी पापा के जितना मेडिकल देख रेख है सब वो करता है ना, क्योंकि वो मेडिकल लाइन में तो सब चीज़ें कर लेता है। मेरा मतलब वो नहीं होता तो मेरी कोरोना में मेरी मदर शायद बचती नहीं, इतनी सीरियस हो गई थी, तो उसी ने बचाया। मतलब उसने अपने, इतनी सीरियस हो गई थी मदर मेरी कि मतलब जोधपुर में एकदम से तबीयत खराब हुई कोरोना टाइम में, सेकंड जो वेव थी ना, सेकंड वेव के अंदर। मुझे भी हो गया था कोरोना, मेरे को तो माइल्ड हुआ, लेकिन मेरी मदर को बहुत सीरियस, मेरे ऑलरेडी डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट हैं, 8-10 टैबलेट खाती है, क्योंकि बचपन में बहुत स्ट्रगल किया हमारे साथ। तो उनकी तबीयत ख़राब हुई तो वो जयपुर में था, तो वो मदर जोधपुर में थी। तो हमारे यहाँ पे एक हमारे घर का ही मेंबर है मुकेश, वो गाड़ी लेके निकला उस समय, वो अजमेर तक गया, मेरा ब्रदर अजमेर गया, मदर को लेके आया। हॉस्पिटल उस समय ऐसे थे कि आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा सिचुएशन। और तो मेरी मदर को उसने इमरजेंसी में रखा, इमरजेंसी में अलग एक बेड लगा के, एक कर्टन लगा के रखा। मेरी मदर को क्या ऐसे मतलब लोग चाहिए बातचीत के लिए, वो बिल्कुल वैसे हैं, मतलब मैरिज ब्यूरो टाइप हैं, वो गांव में शादी कराते रहते हैं, चलता रहता है उनको, वो बिना लोग चलते नहीं है। और 2-3 जो नर्सिंग स्टाफ है वो उनके साथ लगा दिया। अच्छा, मेरी मदर का बेड और सामने एक और बेड था, तो सामने बेड पे जो भी इमरजेंसी में आता उसको फिर ICU में ले जाते थे। और उस समय आपको देखो बहुत कैजुअलिटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो सामने बेड पे जो भी आ रहा था ना वो बच नहीं रहा था। और मेरी मदर रोज़ पूछे उनको, नर्स को, कि बेटा वो कल जो आए थे वो भाई साहब कहाँ गए, वो मैडम कहाँ गई। उनको मतलब उनको पूरी दुनिया की टेंशन रहती है, बड़े बुजुर्गों को रहता ही है। हाँ, तो टेंशन रहती है। तो मेरे भाई ने सबको समझा रखा था कि वो ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो उनको ऐसे पॉजिटिव रखा पूरा, है ना। तो बड़ा मतलब एक दिन उसने ऐसा मेरे को फ़ोन किया, बोला कि यार शायद अगर आज का दिन निकल गया ना तो सब ठीक रहेगा। तो वो जब कुछ टाइम होता है कोरोना में, शायद 6ठा दिन है वहाँ से ऐसा कुछ होता है। अच्छा। तो बड़ी मतलब मेरे को उस दिन बहुत खुशी हुई कि यार वो इस लाइन में है, और उसने मतलब मेरी मदर को, अपनी माँ को, उसकी भी माँ है, उसने बचाया। तो मतलब बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उसको। तो वो कई बार घर में, वो बचपन में शरारती था, तो जो घर में शरारती होते हैं ना, बड़े होके सेवा वही करते हैं। ये बात तो है। मेरे भी छोटा भाई ज़्यादा करता है मम्मी पापा की, मैं उतना नहीं। आप देखना, लड़ेगा भी वही, और वो लड़ता भी खूब है, ऐसा नहीं, वो मम्मी पापा दोनों उससे झगड़ते रहते हैं। बोले ना, वो ऐसे झगड़ता है कि आप ये इतने सा डायबिटीज़ वगैरह हो रही है, ये क्यों खा रहे हो, ये BP क्यों बढ़ रही है। वो पूरे 4 धाम यात्रा करते रहते हैं। वो तो मतलब पाँव में भी पेन है, घुटने भी दुख रहे हैं दोनों, तो भी 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। तो बोले करते क्यों हो, तो वो मम्मी को मैं तो करूँगी। तो वो उनका वैसे चलता है, समझा सकते, वो आपस में ही उलझे रहते हैं, लेकिन वो मानते भी वो एक दूसरे से ही है। फिर ज़्यादा होता है तब मैं थोड़ा प्यार से मदर को बोलता हूँ, मम्मी मतलब थोड़ा 4 धाम। ये आपकी वहाँ पे बात करने की जो लैंग्वेज है वो हिंदी ही है? नहीं, हमारे घर में तो हम लोग मारवाड़ी बोलते हैं। अच्छा। मारवाड़ी जो मतलब वेस्टर्न राजस्थान में मारवाड़ में जो बोली जाती है, वो मारवाड़ी हम बोलते हैं ऐसा। फिर सॉरी मैंने बीच में ब्रेक कर दिया था। वो हाँ, फिर वो सुतार साहब जो थे ना, उन्होंने केमिकल, फिर मैंने वहाँ मुंबई गया, मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर उन्होंने सुतार साहब की गाइडेंस से मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग की। अच्छा। और अगेन मैंने आपको बताया था कि मेरे पिताजी की सैलरी 800 रुपये थी, है ना, और वो भी मिलती नहीं थी, है ना। तो मैंने फर्स्ट ईयर में तो फीस जमा बड़ी मुश्किल से, मेरी मदर, एक और चीज़ बताता हूँ, मदर हर साल एक गहना बेचती थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल की फ़ीस अच्छी खासी होती है। तो मेरी मदर को, क्योंकि मेरे नाना जी वगैरह ठीक थे, मामा जी भी अच्छे थे, तो मदर को जितना दहेज में गहना मिला था ना, वो हर साल एक गहना बेचती थी, और वो फीस देने के लिए, मेरी फीस देने के लिए। और वो गहना बेचने के लिए मैं साथ जाता था, जब मैं मतलब 8-9 साल का था तब से।
उन्होंने कहा तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए तुम्हारी। तो जो 10th 11th 12th आते आते वो गहने ख़त्म हो गए सारे। तो लोगों से पैसा लिया हमने। फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो वहाँ से लोगों से पैसा फीस भरी। सेकेंड ईयर में मेरी फ़ीस भरने के लिए मतलब 1 दिन बचा था, और अगर मैं फ़ीस नहीं जमा करूँगा तो फर्स्ट ईयर वापस करना पड़ेगा। तो जो सुतार साहब थे उन्होंने मेरी फ़ीस भरी सेकेंड ईयर की। फिर थर्ड ईयर में जब दिक्कत आई तो थर्ड ईयर में मेरे 2 अच्छे दोस्त हो गए थे, विक्रम सिंह राजपुरोहित जो राजस्थान के लेकिन बॉम्बे में रहते हैं, और एक मनीष गोगले जो अहमदाबाद का है मेरा। तो मतलब मैंने कहा ना, मतलब इंसान मेरे को बहुत अच्छे मिले। तो थर्ड ईयर में जब मैं फ़ीस के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मैं सोच रहा था यार कुछ इधर से दोस्तों से मांगने लगा मैं पैसे उधर। तो मुझे पता चला कि मेरी एक बंदा आता है मेरे पास जो दूसरी ब्रांच का है, मैं जानता हूँ उसको, मतलब बाई फेस जानता हूँ। आके मेरे को बोलता है कि यार महेंद्र तेरे को पैसे चाहिए ना फीस के लिए, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं यार, तू ले ले, बाद में दे देना। मैंने कहा ठीक है यार, थैंक यू। मैंने पैसे ले लिए, फ़ीस जमा करा ली, ठीक है। अब 4-6 महीने बीत गए। मैंने उसको बोला यार एक टाइम लगेगा पैसे का, है ना। तो बोला आराम से देना, आराम से देना। बाद में मुझे पता चला 2-3 साल बाद वो दोनों दोस्त जो थे ना मेरे, वो पैसे उन्होंने दिए थे। वो आपको पता ना लगे इस वजह हाँ, उसको वो विक्रम को इतना उसको फील हुआ, विक्रम सिंह राजपूत जो मेरा फ्रेंड था, उसको लगा यार मतलब एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए। तो उसने आधे पैसे उसने लिए, दूसरे मेरे फ्रेंड ने लिए। उन्होंने पैसा अरेंज करके इनडायरेक्ट, वो मतलब मेरी इनडायरेक्ट हेल्प करते थे। कभी भी उन्होंने डायरेक्ट मेरे को कुछ नहीं किया। मनीष तो फिर भी मेरा थोड़ा ऐसा लगा था ना, तो वो संडे को खाने पीने के पैसे वही देता था, संडे को मैच बंद रहती थी। लेकिन वो विक्रम जी जो थे वो बिल्कुल मतलब कभी उन्होंने मेरे को डायरेक्ट ऐसे नहीं किया। जबकि 10 में से 9 मदद आ रही है तो उन्हीं का रोल होता था पीछे। वो तो मेरे को बाद में रियलाइज़ होने लगा। मैंने कहा यार हर बार कोई नया नया बंदा आके मदद कर रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से उनके साथ मेरा केमिकल इंजीनियरिंग पूरा हो गया। कौन से कॉलेज से करा था सर आपने इंजीनियरिंग? मैंने मुंबई के अंदर, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 29 कॉलेज है, उसके अंदर एक कॉलेज था KES करके। कहाँ पर? KES ये न्यू मुंबई के अंदर है, नवी मुंबई के अंदर? नई मुंबई के अंदर है। मैंने वहाँ से किया। अच्छा। वहाँ से पहला दिन जब आप मुंबई में गए, स्टेशन पे उतरे, तो कैसा, मतलब मुंबई जाने के बाद कैसा लगा कि अरे यार? मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मेरे पिताजी को शौक लगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या काउंसलिंग होती थी, एक जगह है वहाँ पे अंधेरी, फेमस जगह है, वहाँ पे कॉलेज सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ पे काउंसलिंग वगैरह का सारा वो सेंटर था उनका। तो मेरे फादर साथ में थे और मेरे फादर के एक फ्रेंड है वो साथ में थे। तो अच्छा सरदार पटेल इलाइट कॉलेज था ना। तो मेरे फादर मेरे को पूछते हैं कि बेटा तेरे पास जीन्स है क्या? तो मैंने कहा पापा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ जितने भी बच्चे थे ना जीन्स या मिनी स्कर्ट में गर्ल्स थी एकदम। तो मेरे पिताजी मतलब एक ना राजस्थान का देसी आदमी वहाँ एकदम बना सा फैशन शो में चला जाए और वो भी राजपूत कम्युनिटी वाले। तो पिताजी तो मतलब ऊपर ही नहीं देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। पापा ये कल्चर है, ऐसा कोई नहीं है। तो वो बड़ा उनको शौक लगा। फिर वो मेरा जो पिताजी के फ्रेंड थे वो बोले यार हर जगह अलग कल्चर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे पीजी में, जब मेरे को वहाँ पे हॉस्टल नहीं था कॉलेज का, तो पीजी था, तो हमने एक पीजी में लिया। वो मराठी फैमिली थी। तो वो क्या करते थे कि उनका ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट था और ग्राउंड फ्लोर पे भी था। तो ग्राउंड पे वो खाना वाना भी वही देते थे। तो वो जो मराठी भट्ट साहब थे तो उन्होंने बोला कि हमने रूम वूम ले लिया, और एक रूम में 3 लोग, मतलब रूम में एक बेड ऐसे, एक बेड ऐसे, एक बेड ऐसे। रूम लेने के बाद क्या हुआ कि वो भट्ट साहब खाना खाने के लिए ले गए हमको, और उनकी वाइफ ही सब मैनेज करती। उनकी वाइफ को बुलाया और बोला, मराठी में बोला उनकी वाइफ को कि नवीन मुलगा आला है, ठीक है। अच्छा नवीन मुलगा आला है, तो मैंने उसको हिंदी इंटरप्रेट किया कि नया मुर्गा आया है। मैंने कहा यार मतलब है ना, मैं है ना, अच्छा पापा को कह नहीं सकूं। मैं गया पापा इतना स्ट्रगल करके, मेरे पिताजी अच्छा ना बाद में 94 में शराब वराब सब छोड़ दिया। मेरे पिताजी की अलग मतलब एक मूवी बनने लायक स्टोरी है उनकी, अलग है। पहले बहुत कुछ किया, मतलब हर काम, मतलब ड्रिंक वगैरह सब कुछ, क्राइम सब कुछ किया उन्होंने। 94 के बाद वो बदल गए एकदम पूरा, मतलब सडन चेंज आया ये? सडन चेंज उनके दिमाग पता नहीं क्या आ गया कि उसके बाद तो मतलब पूरा वो चैरिटी, दान धर्म उसमें आ गए पूरा। तो मैंने पिताजी को बोल नहीं सकूं मैं, ठीक है। तो नवीन मुर्गा, मैं सोचा यार कुछ चक्कर है बाबू, मतलब मूवीज़ में होता है ना कि मुर्गा आया अब कटेगा, ठीक है। कुछ तो अच्छा। मेरे जो दोनों जो रूम के अंदर दोनों जो फ्रेंड, जो दूसरे रूम जो बेड जिनको थे, वो भी दोनों मराठी, और वो टिपिकल मराठी, एक कोकणस्थ एक देशस्थ। कोकण मतलब कोकण का रहने वाला, वो टिपिकल मराठी ब्राह्मण थे दोनों।
और प्योर मराठी में बातें करें वो दोनों, तो मेरे को उनकी बातें भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैं टेंशन में आ गया। फिर क्या हुआ, यूपी के मेरे को 2 लोग मिले, मैंने उनको पूछा यार नवीन मुर्गा आला है, क्या चक्कर है, ये भट्ट साहब के यहाँ कुछ मुर्गा उर्गा काटते हैं क्या? तो बोले यार ये तो मराठी का मतलब है, नवीन मुर्गा आला है मतलब नया बच्चा आया है। तो मैं क्या मुर्गे का मतलब क्या, मुर्गे का मतलब था मुर्गा मुर्गी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है यार, कन्फ्यूजन दूर हुआ। तो शुरू में बड़ा यूँ टेरर रहा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ सर। एक इंसिडेंट क्या हुआ, मेरी कज़न है, उनने IIT पवई से MSc PhD करी। हाँ, अब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया, अच्छा, तो वही सिचुएशन जो आपके पापा की, मतलब उतनी तो नहीं, हाँ, बट मैं फर्स्ट टाइम मुंबई का एटमॉस्फेयर देखा। अभी तक हमने टीवी में देखी थी। अब जब मेरी बुआ वहाँ रहती गोरेगांव में, तो मेरी दीदी ने बोला कि तू आ जा, तेरे को IIT घुमाती हूँ। मैंने ठीक है। अब वो मेरे को ले गई। अब मैं गया उनके PG में, तो मैं पहली बार गर्ल्स PG के अंदर गया, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर गया, वो भी IIT के। अच्छा, तो मैं तो, अब यहाँ तो हम यूजली लोअर्स वगैरह ही पहनते हैं, पैंट पहनते। अब वहाँ पे कैपरीज में कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, जैसे तैसे निकाला समय। उसके बाद हम लोग दिन भर घूमे, और रात में मेरी बुआ की बेटी और जो मेरी ताऊ जी की बेटी कज़न, वो तो चली गई गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। मुझे उनने ठहरा दिया उनके अपने फ्रेंड के पास बॉयज़ हॉस्टल में। ठीक है, सैटरडे नाइट में IIT हॉस्टल मैंने लाइफ में पहली बार देखा। पहली बार देखा, हाँ, और मैं मतलब मेरा ये है कि यार मिस हो गई चीज़, अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब उसको देख के आज भी है कि यार क्या एटमॉस्फेयर मिस करा है। हाँ, रात में 1:30 बजे करीब रूम में से, मतलब छोटे छोटे तो रूम होते हैं, उसमें इतने बड़े बड़े स्पीकर उनने बास्केटबॉल कोर्ट पे निकाले, और रात में वो नाच रहे कोर्ट पे सैटरडे को। अच्छा, मैं देख के मैं हैरान, मैंने यार ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं ये लोग। ये IIT एलीट इंस्टीट्यूट नाम, हमने भाई पढ़ाई के अंदर, हमें क्या पता ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो ठीक है। अब वो दोनों फ्रेंड्स बंगाली। अच्छा, सर ऐसा इंसिडेंट कि मतलब उनने क्या करा, गए रूम में और टॉवल लपेटी, अपना चड्डा उतार कर टांगा, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरवेयर उतारी, वो टांगी। अब मैं यूँ देख रहा हूँ यार ये कर क्या रहा है। मैं डर रहा, मैंने यार ये क्या हो रहा है। फिर खिड़की के पास गया, वहाँ से बीड़ी के ठूंठ उठाए। अच्छा, बीड़ी भी नहीं, बीड़ी के ठूंठ, बीड़ी जलने के बाद जो बचता है बचता है वो, पीछे, हाँ। और उनने बंगाली में बात करना शुरू करी, जला के दोनों पीते जाए और बात करते जाए। कुछ समझ नहीं आया सर, पौन घंटे की बातचीत में अच्छा, 2 शब्द समझ में आए, एक तो पलंग और एक कुत्ता। बाद में मेरे को बोला उनने कि भैया हमारे पलंग के नीचे कुत्ता घुस गया था, इस बात पे हमारा डिस्कशन चल रहा था ये। अच्छा, उसमें डिस्कशन चल भाई रहा था। मेरे अच्छा, को, कुत्ता पलंग के अंदर आ गया? हाँ उनका पलंग के नीचे घुस गया हॉस्टल में, पता नहीं क्या हुआ, गॉड नोज। तब मैंने भाई अब मुझे सोने दो, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता, मेरे बस से बाहर है। फिर राम का नाम लेके जैसे तैसे वहाँ सोआ, चुपचाप उठा सुबह। मैंने दीदी नेक्स्ट टाइम से मुझे मत भेजना, मैं वहाँ चला जाऊँगा घर पे बुआ के पास, पर मैं यहाँ हॉस्टल में तो नहीं रुकूंगा। तो बड़ा खतरनाक इंसिडेंट था। बट वहाँ की लाइफ, मतलब ओवरऑल जो मतलब एक माहौल जो आपने माहौल देखा, मतलब सिर्फ स्टडीज नहीं, जो करिकुलम वहाँ बच्चे को मिलता है ना, जी, तो मैं शॉक था देख के। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता ऐसा है। कुछ होता है, सही है। अगर पता होता तो शायद कोशिश करते हैं आप, हम भी कोशिश करते। कोटा में रह के तो एक अच्छा मौका भी मिलता है आपको। वो एक मिस हुई चीज़ हो जो अभी गया। तक मतलब रिग्रेट है उस चीज़ का, कि यार हॉस्टल्स। हॉस्टल्स में ना। तो यहाँ से आपका कॉलेज से करने के बाद, अच्छा आपके फिर आपने फर्स्ट जॉब कहाँ लगी आपकी उसके बाद? फर्स्ट उसके बाद मैं ना अपने फादर की 2-3 बातें आपको बताता हूँ जो मतलब मेरे जीवन पे बहुत उनका प्रभाव है, ठीक है। पहली बात तो मेरे फादर की एक ही बात है, जिसने कहा कि ज़िंदगी भर तेरे को फॉलो करनी है। वो बात है कि बेटा हाथ है ना ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। मतलब हमेशा कुछ देने की कोशिश करनी है, चाहे आप मॉनेटरी दे पाओ, आप इमोशनली सपोर्ट कर पाओ। कोई आदमी आया तो ये नहीं सोचना है कि मैं उससे क्या ले लूँ, ये सोचना है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये फिलॉसफी, जैसे मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे ना, मतलब टॉप 5 शराबी में आते थे राजस्थान में, ठीक है। तो 8-9 लोगों की गैंग थी उनकी। तो मेरे पिताजी खूब, मतलब मैं उनके डिपार्टमेंट में रोडिंग पूछता था, पापा बोलते पापा टॉप 5 में है, ठीक है। टॉपर भी हो सकते हैं लेकिन हम फिर भी सेफर में 5 चल रहे हैं। तो पिताजी शराब पी के, जब हमारे घर में, पुराने घर में 3 रूम थे, एक रूम किराए पे देते थे, 2 में हम रहते थे और आंगन था ऐसे। तो खाना खाते वक्त जैसे कोई कुत्ता आ गया ना, तो 2 रोटी में से 1 रोटी उसको डाल देंगे, खुद एक ही रोटी खाएंगे।
तो मैंने वो उनकी वो सिचुएशन देखी। फिर दूसरा क्या करते थे, वो बस में जब जोधपुर जैसलमेर हाईवे पे चलते थे 70s 80s में बसें बहुत कम होती, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता था। तो मेरे पिताजी ने एक नियम बना रखा था कि कोई भी बच्चा जो स्कूल जाएगा वो बस में फ्री जाएगा। अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से हो नहीं हो, उनकी तरफ से? गवर्नमेंट तो खुद ही गवर्नमेंट थे ना वो, ठीक है ना। और खुद और 4-5 लोग गैंग रहती थी तो कोई पास में आता नहीं था। तो बस में रूल था कि भाई जो बच्चा बस में बैठेगा फ्री बैठेगा, और स्कूल ड्रेस वाले को 1 रुपया मिलेगा। वो कहाँ से आएगा 1 रुपया? वो तो जो पैसेंजर चढ़ते थे उनसे पैसे लेते थे, टिकट विकट थोड़ी देते थे, पैसेंजर ले लिए, ठीक है। तो वो 1 रुपया उनको देते थे। तो मेरे को आज तक, पिछले साल सर्दियों में मेरे कजिन मामा के बेटे की शादी थी, वहाँ मेरे को एक रिटायर्ड AN मिला। मेरे को बोलता सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मैंने कहा मेरे किस बात का धन्यवाद? कि आपके पिताजी की वजह से मैं AN बना। मैं कैसे बना? कि हमारे तो गांव से 30 किलोमीटर दूर स्कूल थी, पैसे भी थे नहीं। आपके पिताजी 1 रुपया देते थे, मैं इकट्ठा करके कॉपी भी खरीद लेता था और फ्री में आता जाता था, पढ़ लिया। तो पता नहीं कितने बच्चों की पापा ने एजुकेशन की। तो वो उस टाइप का उनका वो मतलब टेंडेंसी थी कि मतलब कुछ लोगों के लिए करें, कुछ करें। और जब वो अपने कैरियर में उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि एक टाइम में पिताजी मेरे को बताते हैं कि इतना पैसा मैं चाहता तो एक दिन में इतनी कमाई होती थी पूरा 2 नंबर की कि एक प्लॉट खरीदा जा सके, और वो प्लॉट आज के दिन में 1-1 करोड़ रुपए के होंगे, इतनी कमाई होती थी। बस के ऊपर नीचे भरी रहती थी, टिकट तो हम देते ही नहीं थे। तो मतलब कहने का मतलब, लेकिन पिताजी की नीयत बहुत साफ थी, उन्होंने कभी किसी से कुछ खाने की कोशिश नहीं की। तो वो बोलते हैं कि यार नीयत ही डिसाइड करती है। मैं उस फिलॉसफी को मानता हूँ। आज भी मैं कोचिंग में जब बच्चे स्टार्टअप्स वगैरह करते हैं बहुत सारे, तो देखो बच्चों को हम समझ जाते हैं, है ना। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ यार तुम जो भी काम करो ना उसमें नीयत साफ रखना यार। अपनी इंटेंशन ये मत रखना मैं ये काम करूंगा उसको चिपका दूंगा ये कर दूंगा। मैं कि तुम चढ़ जाओगे ऊपर, लेकिन जब गिरोगे ना तो कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। तो नीयत जो होती है ना, इंटेंशन जिसको अपन बोलते हैं, वो सही होनी चाहिए। तो ये फिर उसके बाद अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन किया, तो उस समय मेरे पे काफ़ी कर्जा था, मतलब क्योंकि मेरा भाई MBBS वगैरह किया, तो हमने हर जगह से पैसा कर्जा ले लेके, मेरा एक घर है जोधपुर में, उसको हमने मॉर्गेज कर लिया। फिर मेरी 3 बुआएं हैं, तीनों बुआओं से पहले तो क्लोज रिलेशन से पैसा लेता ना आदमी। फिर मेरे पिताजी के जो गैंग वाले लोग थे उनसे लिया, ठीक है ना। गैंग ने सपोर्ट किया? गैंग ने बहुत सपोर्ट किया, है ना। गैंग तो खुश होता था कि अरे यार आपका बेटा इंजीनियर तो डॉक्टर अभी बन रहा मिलते है। हो सर? कभी आप जाते हैं तो मुलाकात होती है उनकी? अब उनमें से गैंग में से मतलब पापा के 8-9 लोगों की गैंग थी, उसमें से मतलब 4-5 की तो डेथ हो गई। अभी 3-4 लोग हैं। मतलब वो जितना खुश होता है ना उतना तो कोई होता ही नहीं है। और उनका तो अभी भी वही ट्रेडिशनल ड्रेसिंग होता होगा सर, जो मारवाड़ में वही पगड़ी पग वगैरह जो बांधते हैं? नहीं, रोडवेज में थे ना तो पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी जॉब लगी तो मेरे पिताजी गैंग में एक ब्राह्मण है ना, तो उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट में मिठाई बंटवाई। अच्छा। मेरे पिताजी को बाद में पता चला, उनको पहले पता चला कि मेरी जॉब लग गई। अच्छा। तो मतलब उनको इतनी खुशी हुई कि उनको पता था कि यार, क्योंकि उन्होंने साथ में ही वो सब किया। फिर पिताजी सेकंड फेज में आ गए तो बहुत गरीबी हमने देखी, बहुत लोन हो गया, 10-12 लाख का लोन। जब मैं 99 वगैरह में था, बहुत बड़ी चीज होती है। 12 लाख लोग मांगते थे हमने। मकान वाला जो मॉर्गेज था उस पर भी 2-3 लाख का लोन ले लिया हमने। तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल थी ना कि मेरी मदर की तबीयत इसलिए तो इतनी सारी हो गई। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि यार मुझे जल्दी से जल्दी है ना जॉब करनी है, मुझे जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। लेकिन पैसा, क्योंकि पिताजी ने ये भी समझा रखा है कि नीयत साफ रखनी है सही तरीके से। तो मैंने कहा पैसा बहुत सही तरीके से कमाना है, गलत तरीके से नहीं कमाना है। तो जो मेरे मुंबई के दोस्त थे उन्होंने कहा चल तेरे को यार लगवा देते हैं इसी प्लांट में कहीं पे। तो मैंने कहा ठीक है यार, मदद लूँगा। तभी क्या हुआ कि एक मैंने 10 पेज के रेज्यूमे बनवाए, 10 कॉपी करवाई मेरे रेज्यूम की। 9 जगह तो मैंने केमिकल प्लांट्स में अप्लाई किया क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियर था। एक रेज्यूम बच गया। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था, मेरे को पेपर पढ़ने का शुरू से बहुत शौक है। तो और अच्छा, मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया इतना मोटा आता है संडे वाला, मतलब आप पढ़ते ही जाओ। तो मैं उसको देखते 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 लास्ट में एक ऐड आ रखा था कि यू वांट टू अर्न 1 करोड़ रुपीस। तो मैंने कहा यार ये ऐड बिल्कुल सही है यार, हमने तो 1 करोड़ ही तो कमाने हैं, ठीक है। तो ऐड में नीचे लिखा था कि आप यहाँ अप्लाई करो। वो ऐड था फिटजी का। अच्छा। तो मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने फ़ोन किया उनको, है ना, बॉम्बे से फ़ोन किया। मैंने कहा यार वो ऐड आया आपका, आपने कहा 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, मेरे को अप्लाई करना है। मैंने कर दिया, लेकिन वो आने जाने का किराया का क्या होगा? अपने दिमाग में वही चल रहा है, आएंगे जाएंगे खर्चा होगा यार, वो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आने जाने का किराया आपका फ्री है, फिर ठहरने का कि वो भी आपका फ्री है।
मैंने कहा यार ये गजब तो मजा आ गई। ठीक है। तब तक मेरे ये जो फ्रेंड थे इन्होंने कहा यार तेरे को एक केमिकल प्लांट में इनकी अच्छी पहचान थी, तो बोले तेरे को वहाँ लगा देते हैं यार, वहाँ अच्छी सैलरी मिलेगी तेरे को, तू करना यार। मैंने कहा मैं थोड़ा सा जाके आता हूँ पहले एक बार। तो मैं फिर गया दिल्ली, ठीक है। रेलवे स्टेशन से उतरा, उन्होंने एक पहाड़गंज में होटल दे रखा था, 10 रुपये में मैं होटल पहुँच गया, है ना। और होटल पहुँचने, होटल में सब कुछ रहना वहना खाना सब फ्री था। फिर उनकी बस आई और मेरे को ले गई, और एक बड़ा ऑडिटोरियम था उनका वहाँ पे। उन्होंने क्या, वो फ्रेंचाइजी ओपन करने वाले थे, तो उनको टीचर्स चाहिए थे बहुत सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ जो लेक्चर दिया ना एक आदमी ने, जो वहाँ के डिप्टी हेड थे श्रीकांत जी करके, उन्होंने लेक्चर में ये समझाया। अच्छा मेरे दिमाग में वही सवाल चला कि 1 करोड़ कब मिलेंगे। और एज क्या हुई थी जरा आपकी उस टाइम? मैं तो बीटेक किया ही था तब, ये 2001 की बात है, मतलब 22-23 साल 24 साल का हो गया, 23-24 का। तो मैंने, अच्छा मैं बाकी लोगों को देखूँ यार कोई बात ही नहीं कर रहा करोड़ रुपए की, अपने को तो करोड़ रुपए की बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि करोड़ रुपये तब मिलेंगे जब तुम हमारे साथ फिटजी में नौकरी करोगे, तो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी 2 महीने, फिर 6 महीने प्रोबेशन, फिर 1 साल बाद ये बन जाओगे लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, पता नहीं क्या और स्टेप बताए बहुत सारे, फिर लास्ट में जाके 1 करोड़ हो जाएंगे। अरे मैंने कहा ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है यार, ठीक है, मैं ये तो अपने नहीं बैठ रहा है। फिर उन्होंने डेमो लेक्चर लिया, अच्छा मेरे को पढ़ाना आता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा सब पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ाएंगे, ठीक है। बोला कि तीनों नहीं, एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। अच्छा लाइन में लगा हुआ मैं सोचूं यार कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। 10th में मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने कहा मैथ्स पढ़ाऊँ या कुछ और पढ़ाऊँ। फिर मैंने सोचा अपन तो केमिकल इंजीनियर है, मैथ्स कैसे पढ़ा सकते हैं, अपने को तो केमिस्ट्री पढ़ानी चाहिए। तो मैंने कहा अपन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री ऐसे सेलेक्ट हो गई, ठीक है। फिर केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो केमिस्ट्री का सिलेबस जो हमने बीटेक में पढ़ा और जेई का वो अलग है, लेकिन कुछ टॉपिक आईआईटी जेई में जो हैं वो हमारे पूरा सब्जेक्ट था, जैसे केमिकल काइनेटिक्स पूरा सब्जेक्ट था, मेरे को वो एक ही टॉपिक आता था। तो मैंने जाके उसी पे मेडल लेक्चर देना स्टार्ट किया। तो वो जो वहाँ पे एक बहुत अच्छे टीचर और वहाँ डिप्टी हेड थे RK चौधरी सर, उन्होंने मेरे को दूसरे टॉपिक के सवाल पूछे, तो मेरे को तो आया ही नहीं। तो मैंने कहा सर ये तो मेरे को नहीं आता। बोला तुमको? मैंने कहा सर इसी में आता है मेरे को बस, ठीक है। तो बोला कि, मैं बोला चौहान जी, वो बोला कि थोड़ा मटेरियल भरो आप दिमाग में और कंटेंट भरो। मैंने कहा सर जब नौकरी मिलेगी तो भर लेंगे। टॉपिक अभी तो एक ही आता है। उसी बेस पे, और उस टॉपिक के 3 सवाल आए थे एंट्रेंस में, वो तीनों कर दिए मैंने, उस पर पास भी हो गया सब्जेक्टिव में। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको सैलरी मिलेगी 13,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है यार, भाई तो 10 मांग रहा था। अब 10 मांग रहे, भाई की दिमाग। अच्छा वो जो मेरे दोस्त ने जहाँ केमिकल प्लांट में बात की थी ना, वहाँ सैलरी नहीं बताई थी, उन्होंने कहा था अच्छी मिलेगी। अच्छा मेरे दिमाग में ये था यार इन पे फिर यार बॉम्बे में रहूँगा, इनके साथ रहूँगा, इनको फिर परेशानी होगी। तो मैंने वो 13,000 रुपये सैलरी देखी। मैंने कहा नेक्स्ट 2 महीने की प्रोबेशन के बाद मिलेगी 16,000। मैंने कहा ये सही है यार। और उसके बाद मिलेगी 18,000 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद। अपने तो वही हिसाब लगाया और अपन ने वहाँ दिल्ली फिटजी ज्वाइन कर ली। 10-12 लोगों का बैच था, सबको बैच मिलते हैं, मैं तो नया था, तो मेरे को तो कोई बैच ही नहीं मिला। तो 2 महीने बीत गए, सबको बैच दिया, मेरे को नहीं दिया, मैं फ्रेशर था। तो मेरे जो हेड थे वो भी बहुत बढ़िया आदमी थे, RK बंदोपाध्याय। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर वो आपने मेरे को बैच नहीं दिया। बोला यार तुम पढ़ो ना यार, तुम्हें टेंशन क्या है? मैं नहीं सर आप मतलब पता नहीं किस दिन रवाना कर दोगे, तो पढ़ाता नहीं है। तो बोला नहीं हम तो आराम से कर। तो फिर उनको मैं हर 2 दिन जाके बोलता था सर आपने बैच नहीं दिया मुझे। तो वो छोटा मोटा मेरे को काम देते रहते थे। फिर उन्होंने कहा अच्छा चल तेरे को बैच देता हूँ। तो मैं फिर लक्ष्मी नगर एक जगह है, वहाँ पे सेंटर खुला फिटजी का, मेरे को बैच दिया वहाँ पे। वहाँ से हम गाड़ी से रोज़ जाना होता था, 1 घंटा आना जाना। वहाँ मैंने पढ़ाया। फिटजी में फीडबैक होता था, तो जब मेरा फीडबैक हुआ तो मेरा फीडबैक आया 97%। तो अच्छा बच्चे बहुत खुश रहते थे। मैं क्या करता था, खूब पढ़ता, सोचता था यार बच्चों को पढ़ाऊँ कैसे यार, मतलब मेरे को तो आ गया, बच्चों को कैसे बताऊँ। मैं उनको समझाने के तरीके सोचता था, फिर मैं पढ़ाता था क्लास में। तो मैंने देखा कि बच्चे है ना बहुत अच्छे तरीके से मेरे से समझ रहे थे, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरी वो जर्नी वहाँ पे फिटजी में चालू हुई। फिर उन्होंने मेरे को पंजाबी बाग एक और सेंटर है वहाँ भेजा, वहाँ एक हल्दर सर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और वहाँ एक ममता मैम थी, उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर वहाँ मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरा फीडबैक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता था, लेकिन मेरे को सब्जेक्ट नॉलेज कम था, लेकिन मैं ईमानदारी से पढ़ता था और बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाता था। अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं बोलता था फ्रेंकली कि यार मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं परसों बताऊंगा तुमको। फिर मैं घर जाके किताबें खोल के पढ़ता था उसको। मगर मैंने अपने जीवन में कभी भी, ईश्वर की मेहरबानी है, मैंने किसी बच्चे को घुमाया नहीं कि भाई मुझे नहीं आ रहा है ना, या मुझे आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ भी है, तो मैं उसको बोलता है मुझे टाइम दे, मैं बताऊंगा जरूर तेरे को, और मैं उसको 100% बताता था वापस। उससे मेरी लर्निंग धीरे धीरे बढ़ती तो फिर कोटा आना कैसे हुआ और कब हुआ?
अब उसमें देखो थोड़ा डायरेक्ट कोटा नहीं आया। अच्छा। हाँ, उसमें क्या हुआ कि मेरी मदर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैंने फिटजी का सेंटर खोला जोधपुर में। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे जो बंदोपाध्याय सर है उनको बोला कि सर मेरे को जोधपुर जाना है। तो उन्होंने किसी और को भेजा रखा था, उनको करके उन्होंने कहा ठीक है तू जा जोधपुर जा। तो मेरी मदर की तबीयत की वजह से मैं जोधपुर गया। अब जोधपुर जाने के बाद क्या हुआ कि जोधपुर सेंटर और फिटजी दिल्ली के सेंटर के बीच में झगड़ा हो गया। अच्छा। उनका कुछ आपस में झगड़ा हो गया, ठीक है। जोधपुर सेंटर बहुत अच्छा चला था, मतलब 800 बच्चे थे और बढ़िया टॉप 120 रैंक भी आई थी वहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा चलता था। और उन्होंने जो वहाँ बूब साहब हैं, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है वहाँ के, उन्होंने बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई थी। उस समय आप मैंने वैसी लाइब्रेरी नहीं देखी जो बूब साहब ने बनाई थी, जो चंद्राइन होटल करके मालिक हैं, होटल्स हैं उनकी, केमिकल इंडस्ट्री, और उन्होंने लगाया था। तो मतलब उनका मेन बिजनेस नहीं था, इसलिए उन्होंने खूब अच्छे से पैसा, खूब टाइम, उनके बच्चे भी पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया था। लेकिन थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनके बीच में। कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ कि दिल्ली फिटजी ने हमको ऑर्डर दिया कि तुम दिल्ली आ जाओ, और वो लोकल थे, उन्होंने कहा तुम यहीं रहो। तो उनके झगड़े में हम फंस गए, हम 3 लोग। मैं तो लोकल था, आपस में उनके पुलिस केस हो गए, फिर वो पुलिस के फ़ोन आने लग गए हमारे पास, दिल्ली पुलिस के भी, कि भैया आओ गवाही दो। तो मैंने कहा ऐसे तो यार 2 के झगड़े में अपन कैसे करेंगे यार, 2 हाथियों के बीच में पिसने वाली बात है। तो फिर मैंने पता लगाया यार कोचिंग में सबसे बड़ी जगह कौन सी है। तो मेरे सब सुन तो रखा था कि कोटा इज़ द मक्का मदीना ऑफ कोचिंग, है ना। तो मैंने कहा यार कोटा में सबसे अच्छा कौन है, कि बंसल क्लासेज है। तो वो हमारी मतलब मेरे जीवन में हमेशा थॉट रहा कि जिस फील्ड में गया ना उसमें देखा सबसे टॉप पे कौन है उसके। तो अच्छा, फिर बंसल में तब तक इंटरनेट आ गए थे, तो कैफ़े होते थे, कैफ़े में जाके मैंने देखा तो बंसल की वेबसाइट, कोई रिक्रूटमेंट का कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा टीचर लेते कैसे हैं यार। तो वहाँ इनका एक लैंडलाइन नंबर मिला मुझे, तो मैं उस लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन किया। मैंने कहा आपके यहाँ टीचर की रिक्वायरमेंट, बोला हमारे यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रख दिया। मैं 5 आदमी फिर फ़ोन किया कि रिक्वायरमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, रख दें। अच्छा, वहाँ वो विज्ञान नगर में बंसल क्लासेस में वो फ़ोन जो रखा है ज़्यादा पियो नहीं उठाते थे, वो वही जवाब देते थे। ओ भाई। तो वो अपने हिसाब से जवाब दे देते थे। तो लेकिन मैं हर 4-5 दिन में एक फ़ोन करता था। तो एक दिन एक इन्होंने एक HR की मैडम रख रखी थी, उसने फ़ोन उठाया। उसने बोला कि आप ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हमें आती है तो हम कॉल करते हैं, आप अपनी डिटेल हमें दे दो। तो उसने मेरी डिटेल ली, और उसके 8-10 दिन बाद उसका कॉल आया कि आपको डेमो लेक्चर के लिए यहाँ आना है। तो मेरे को डेमो लेक्चर के लिए कोटा में आया। तो कोटा में आया तो मैं सुबह आ गया बस से, जोधपुर से बस चलती है 9 बजे, 5 बजे आ गया। तो मेरी मदर की तबीयत ठीक हो गई थी, तो मैंने कहा अब उनको हार्ट का ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो मैं यहाँ आ गया, तो सुबह आ गया मैं 5:30 बजे। तो जो बस स्टैंड है ना अपना नयापुरा वाला, वहाँ आया। अच्छा, मैंने कहा यार इंप्रेशन अच्छा गिरना चाहिए, कोट वोट सब लेके आया मैं साथ में, गर्मी में भी है, ठीक है ना। कब आए थे, डेट याद है? डेट मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, जनवरी 2024 में मैं आया था। ज्वाइनिंग डेट तो मुझे याद है, जनवरी 2004। तो मैं जब 2000 में आया यहाँ पे, तो उस समय क्या हुआ, आते ही मेरे को सबसे पहले सुबह 5:30 बजे मैं टैक्सी लेके आया। मैंने ऑटो वाले बोला बंसल क्लासेस जाना है। बंसल क्लासेस तो नंबर 1 है, उसने सेकंड नाम नहीं पूछा, वो सीधा ऑटो लेके आया विज्ञान नगर में, गेट बंसल क्लासेस गेट के आगे उतार दिया मेरे को। उतार के मैं बंसल क्लासेस के अंदर गया। अच्छा, तब तक मैंने नयापुरा में जो पब्लिक वॉशरूम है ना, वहाँ जाके कपड़े वपड़े चेंज किए और थोड़ा कोट वोट पहन के टाई वाई लगा के आ गया मैं। आया तो अच्छा, वो मेरे को एक वो पियोन साहब मिल गए वहाँ पे। तो मैंने बोला यार वो बंसल सर से मिलना है। कि बंसल तो मिलते नहीं किसी से। मैंने को मैडम ने भेजा है कि बंसल नहीं मिलता, PK बंसल सर मिलेंगे, वही देखते हैं सब कुछ। तो VK बंसल सर तो पढ़ाते थे मैथ्स, उनके जो छोटे ब्रदर थे PK बंसल सर, वही सारा मैनेजमेंट देखते थे। अच्छा। कि वो कब आएंगे, वो 9:30 आएंगे। तो बंसल क्लास की मतलब रिसेप्शन देखोगे तो 10x10 का ही था बस, मतलब एक साथ 5-6 आदमी बैठ सकते थे बस। अच्छा। इतना ही रिसेप्शन था उनका 2004 में? हाँ 4 में। 2008-9 तक ऐसे ही था रिसेप्शन, बहुत घरेलू टाइप माहौल था। तो मैं वहाँ बैठ गया। 9:30 बजे PK बंसल सर आए। उन्होंने कहा यार अभी यहाँ तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जयपुर में रिक्वायरमेंट है। बंसल में? बंसल में। अच्छा। तो तुम एक काम करो, यहाँ से जयपुर चले जाओ। तो मैं कब जाना है जयपुर, कि वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है। तो मैं शाम की बस पकड़ के चल दिया। रात को मेरे पास बस के अंदर उसमें मोबाइल आ गए थे। अच्छा। तो PK बंसल सर का फ़ोन आता है कि तुमको है ना 3 दिन बाद जयपुर जाना है। तो मैं जोधपुर गया, वहाँ से जयपुर गया। जयपुर में जब मैंने पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद बच्चों से फीडबैक लिया उन्होंने। फीडबैक लिया तो उन्होंने यहाँ पे फीडबैक दिया कि हाँ ठीक है, इसका अच्छा फीडबैक है। तो मेरे को वहीं रोक लिया उन्होंने, भाई 3 दिन तुम सा ये टॉपिक पूरा ख़त्म करके जाओ। हाँ। वहाँ के जो लोग थे ना कि तुमने शुरू तो कर दिया, अब ख़त्म करो इसको। बेती गंगा में हाथ धो लिया। हाँ, उन्होंने वहाँ जो द्विवेदी सर थे, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया और
मेरे को बोला टॉपिक खत्म करके जाओ। उस बिटवीन क्या हुआ, कोटा में बहुत सारे टीचर बंसल क्लासेस छोड़ दिए। आपको बताओ KLITG खुला था एक, KLITG क्लासेस खुला था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे बंसल के जो टॉप टीचर थे छोड़ गए। तो जयपुर में समीर बंसल आए हुए थे गाड़ी में, तो मेरे को रूम भी दे रखा था उन्होंने बोला, मेरे को फ़ोन आता है रूम में, बोला सुबह तुमको 5 बजे तैयार रहना है, तुमको कोटा जाना है। तो मैंने ठीक है, मैं कार में पीछे बैठ गया। और वो समीर बंसल जी के VK बंसल के लड़के हैं, और ड्राइवर था और मैं था। आप जानते थे उस समय? नहीं, मैं जानता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, वो तो रास्ते में मुझे पता चला कि ये समीर बंसल है। अच्छा। तो उन रास्ते में ऐसे पता चला कि उन्होंने केकड़ी में गाड़ी रोकी। केकड़ी में उनकी सिस्टर की ससुराल था, वहाँ हम अंदर गए, चाय वाय पिया, तब मुझे पता चला इनकी डॉटर है और ये सन है। तब तक अच्छा मैं पूछूं, मैं सर वो क्या हुआ, कोटा में एकदम से क्यों ले जा रहे हो, मैं तो कपड़े भी आधे अधूरे हाँ, हैं। मतलब डर तो लगता ही है। तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, चलो चलो चलो। फिर मैं कोटा आ गया। कोटा आते ही शाम को मेरे को एक बैच दिया 4 बजे। मैं 1 बजे तो आया हूँ, और मेरे को एक बंसल घर के सामने एक और टीचर रहते थे, उनके वहाँ ठहराया कि नहा धो के खाना खिलाओ और खाना खा के 4 बजे आ जाना। 4 बजे मुझे एक बैच दे दिया गया। बैच में मैं पढ़ाने गया, करीबन 150-200 बच्चे होंगे। पढ़ाने के बाद बाहर निकला तो मेरे को एक स्लिप आ गई कि तुम्हारा दूसरा बैच है 5:45 बजे। मतलब 5:30 तो छोड़ा है मैंने। तो वहाँ गया तो पता ही नहीं चाय पानी कहाँ मिलता, वहाँ तो कुछ मतलब घर टाइप माहौल था उनका। तो पता लगा कि फिर इतनी चाय एक जगह मिली, तो चाय पी वही लेके आते थे। तो 5:45 से 7:15 क्लास ली, तो फिर पर्ची आ गई कि 7:30 से तुम्हारी एक और क्लास है। मैं पूछा, मेरी टाइम रात को कब तक चलती है, कि 9 बजे तक ही चलती है। ठीक है। अच्छा, बच्चों ने मुझे क्या बेवकूफ़ बनाया कि सर यहाँ पे जो नया टीचर आता है ना, वो है ना बच्चों को समोसे खिलाता है। मैंने कहा यार ये मतलब ये रूल है क्या कोटा का, कि हाँ ये कोटा का रूल है। और समोसे कचौड़ी तो वैसे ही फेमस है कोटा की। फेमस, हाँ फेमस है। तो 200 बच्चे थे। अब मैं तो अभी तो पैसे भी नहीं है, वो बोलता है ना गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। वेलकम बहुत बढ़िया हुआ मतलब हाँ, कोटा के अंदर। तो मैंने कहा यार, मैं कहा श्योर हो तुम? अरे सर श्योर है सर। एक और चीज़ है, सिर्फ पहले ही बैच में देनी होती है पार्टी, सेकंड बैच में नहीं देनी है आपको, और ये बात एकदम कॉन्फिडेंशियल रहती है सर। मैंने कहा ठीक है, लाएगा कौन? तो बच्चे तो बस स्मार्ट थे, हम ले आएंगे सर। मैंने कहा ले आना यार, वो ले जाना, अकाउंटेंट से पैसे मेरे खाते में लिख देगा, सैलरी मिली काट लेगा। जब 5:45 वाली क्लास 7:15 पे खत्म हुई, तो 7:15 वाले बच्चों ने भी ये बोला, सर वो समोसे खिलाने हैं आपको। मैंने कहा वो तो पहली क्लास में खिलाने थे यार। कि नहीं सर, वो पहली क्लास नहीं, पहले दिन खिलाने होते हैं, फर्स्ट डे। और उसमें कितने बच्चे? उसमें भी 200 बच्चे। फिर 200 ने समोसे खाए, ठीक है ना। फिर 7:30 वालों ने भी खाए। मतलब पहले दिन 600 समोसे खिलाए मैंने बंसल क्लासेस में। और ये किसी को पता नहीं, वो बच्चे ला रहे हैं बाहर से मंगवा के, बटवा बटू के। बंसल को पता चलता है, बंसल बहुत स्ट्रिक्ट थे। ऐसा उन्होंने 200 लोगों ने समोसे खाया कि ऐसा लगा नहीं कि यहाँ किसी ने खाया कुछ। और ये प्रोसेस 2 दिन चला। 2 दिन फिर मेरे 3 बैच लगे नए। तो मतलब मैं 1200-1500 समोसे खिला दिए मैंने 2 दिन में। फिर मुझे समझ में आया यार ये बच्चे मेरे को बना रहे हैं। बच्चे बहुत मतलब बिजनेस क्लासेस के बच्चे जो थे ना, आज हिंदुस्तान में वो बच्चे, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, स्टार्टअप्स में चले जाओ, फॉरेन चले जाओ। मैं फॉरेन जाता हूँ, एक मैसेज डालता हूँ कि यार कोई एनीवन नियर प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। 4-5 बच्चे तो मिल ही जाते हैं मेरे को। शाम का मेरा खाना तो फ्री होता है। तो वो ऐसे वसूल रहे। ऐसे वसूल लेता मैं तो वहाँ। अब मैं, मेरा एक रूल है कि जो मतलब बच्चा जो जॉब में होता है उनके साथ मेरा खाना होता है, मैं फिर पैसे नहीं देता कभी। मैं बोलता देख तू कमा रहा है ना, हाँ। तेरा फर्ज बनता है कि तेरे गुरु पे कुछ खर्चा करे। हाँ, सही बात है। तो वो तेरे देने की हैबिट बनवा रहा हूँ। अभी याद है वो उस बैच से कोई बच्चा है कांटेक्ट में अभी आपके? बहुत सारे बच्चे हैं अभी। नहीं, स्पेशली मैं उस बैच, समोसा वाले बैच की बात कर रहा हूँ। उस समय दूसरे दिन जो बैच लगा था ना, हाँ। मेरे को बाद में पता चला कि ये जो ओला वाले भावेश अग्रवाल, ओला कंपनी है ना जिसको चलाता है ना भावेश अग्रवाल, वो उस बैच में था। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे स्टार्टअप्स में 3-4 बच्चों को मिला। उस समय क्या होता था, ये सोशल मीडिया नहीं था। उस समय एक दूसरा मीडिया था, ऑरकुट। हाँ, ऑरकुट का टाइम था सर वो। ऑरकुट था। अब ऑरकुट में क्या हुआ, उन्होंने बंद किया ना, गूगल ने एक्वायर करके बंद कर लिया। तो बहुत सारा डेटा मेरा उसी में चला गया। फिर फेसबुक आ गया, तो फिर फेसबुक के बाद तो लोग कॉन्टेक्ट में, और फेसबुक वाले बच्चे फिर लिंक्डइन पे आ गए। वैसे आजकल क्या है कि आप किसी भी टेक के बंदे पे हाथ रखोगे ना, वो कोटा का जरूर होता है। हाँ, ये तो है। कोटा ने इतना आपको बताता हूँ, अभी लेटेस्ट बताऊँ, ओला कंपनी का भावेश अग्रवाल कोटा का है। दूसरा आपका ये PW जो चल रहा है, इसका जो सेकंड को फाउंडर है प्रतीक महेश्वरी, वो अपने बंसल क्लासेस में था, IIT BHU का है, कोटा का है, बहुत अच्छा बंदा है प्रतीक महेश्वरी। फिर एक अभी नया यूनिकॉर्न बनना है, Observe.ai, 8-9 हज़ार करोड़ की कंपनी है, वो अपने कोटा का है, स्वप्निल जैन करके है, MP का बच्चा है।
फिर एक नेक्सस वेंचर है जो पूरी दुनिया में बड़े फंडिंग करते हैं, उसका जो मेन वाइस प्रेसिडेंट है प्रतीक पोद्दार, वो अपने कोटा का है। अच्छा। कोटा कोचिंग से पढ़ा, फिर IIT बॉम्बे में चले गए और वहाँ से। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि कोटा में, मतलब आजकल थोड़ा वो डिजिटल मीडिया ने इसमें वो क्या बोलते हैं रायता बिखेर दिया है, लेकिन आज भी जो यहाँ 2 साल पढ़ता है ना, वो सिर्फ IIT नहीं पढ़ता है, वो जीवन जीना सीखता है यहाँ पे। आप घर जाते हो, ऑटो में जाते हो, हॉस्टल में रहते हो, नए लोगों से डील करते हो, एक मेच्योरिटी जो कॉलेज में जाने के पहले आनी चाहिए ना, वो कोटा देता है। और यहाँ सिंसियरली पढ़ाई होती है, छोटा शहर है, ज़्यादा कुछ करने को है भी नहीं। सही बात है। बच्चे तो क्योंकि इसमें 2 साल जो चाहिए ना बच्चे को पढ़ने के लिए, वो माहौल परफेक्ट है कोटा में। बस कंडीशन ये है कि वो बच्चा कैपेबल होना चाहिए और पढ़ने में इंटरेस्टेड भी होना चाहिए सर। मतलब इंटरेस्ट भी और उसकी कैपेबिलिटी इन द मीन्स कि उसकी मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक तो मैथ्स में मार्क्स आते हैं, एक मैं मार्क्स भी लाता हूँ और मैं उस सब्जेक्ट से प्यार भी करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी है, वो है। अब एक हो रहा है कि मार्क्स आते नहीं मेरे ना, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे मदर फादर का इंटरेस्ट है कि मैं बनूं। सर सारी ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है इस चीज़। ये मेजर प्रॉब्लम है। उस चीज़ के लिए क्या मतलब आपको क्या लगता है कि अब मैं आपको, अभी हमारी प्रशासन के साथ एक मीटिंग हुई थी, तब मैंने ये चीज़ बोली, मैंने कहा सर ये नेगेटिविटी जो है या बच्चे जो गलत स्टेप लगाते हैं, ये मैंने तो कभी सुने ही नहीं। 2004 से लगाकर 17-18 तक मैंने तो कभी नहीं सुने। तो 14-15 साल में ऐसा क्या था कि कोई बच्चा ऐसा कुछ करता ही नहीं था। उसका एक मेजर कारण तो ये था कि बंसर क्लासेस में मैं कभी किसी पेरेंट से नहीं मिला। अच्छा। जो मेरे जानने वाले होते थे ना कि भाई जोधपुर के रहने वाले आ गए हैं 4-5, उनसे ही मिला हूँ मैं। ऐसा मेरे को कोई पेरेंट्स नहीं मिला है कि मेरे बच्चे के मार्क्स देखो, क्योंकि बंसल सर का ऐसा सिस्टम था, आपने बच्चे को कोचिंग में डाल दिया, फीस जमा करा दी, आप इसका हेल्थ का ध्यान रखो, आपका और कोई रोल नहीं है। तो किसी पेरेंट्स की हिम्मत नहीं होती थी कि वो क्लासेस में आके बोले कि मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, बैच में सफलिंग। भाई सब्जेक्ट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको पढ़ते रहना है, हर दिन अप डाउन आएंगे। मैं रोज थोड़ी आ जाऊंगा, तुम रोज मार्क्स लेकर आ जाओगे, आज के कम हो गए, ज़्यादा हो गए, कम हो गए। आज के टाइम में क्या हो गया कि मतलब पता नहीं क्या रीज़न है कि आजकल हर बच्चा के पेरेंट्स वो मार्क्स हर टेक्स्ट के इसके इतने बढ़ गए, इतना कम हो गया, इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, वो जो ग्राफ है ना वो देखना स्टार्ट हो गए। दूसरी बात, ये डाउट का जो सिस्टम है कोटा में, डाउट क्लियरिंग, ये कोटा में था ही नहीं। कभी कोई डाउट बताने के लिए टीचर ही नहीं था। तो बच्चे क्या करते थे कि टीचर ने पढ़ाया, 50 सवाल होमवर्क दिए, अब आप उनको सवालों को 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करो। तो कुछ क्वेश्चन जो क्रैक होते थे ना, वो हमेशा के लिए क्रैक होते थे। वो सीखता था, खुद सीखता था। तो इसलिए उसको टीचर ने कॉन्सेप्ट बता दिया। तो IIT पढ़ाई होती थी ऐसे ही, अब खुद सीखना। मैंने आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया कि यार लव जी ऐसे ब्रेक लगाना है, ये लगाना है। अब आप रोज आके मुझे ही देखो कि कैसे चला रहे हो, तो आप थोड़ी सीखोगे। सही बात है। आप खुद उस दिन स्टीयरिंग पे बैठोगे तभी तो आप सीखोगे। तो वो जो सीखने का जो अब बच्चे क्या है कि एक बार भी ट्राई नहीं करते और तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन दिखा दो, डाउट में टीचर को पूछ लो। अब टीचर को पूछा मतलब वो क्वेश्चन खत्म हो गया। टीचर को पूछना तो बहुत बाद की बात है। ये तो एग्जैक्टली वैसी ही बात है कि आपको थोड़ी सी गैस हुई, आप डॉक्टर के पास चले गए, आप वॉक नहीं किया, आपने खान पान सही नहीं किया, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर साहब ओमेज खा लूँ, है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, स्टेटिन खा लूँ। तो वो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मतलब मेरा पेरेंट्स को ये कहना है कि भाई आप इसका कट ऑफ कितना है, 30%, 32%। और मैथ्स का कट ऑफ तो पिछले 1-2 साल पहले 4 नंबर था। तो इतने डिफिकल्ट पेपर आते हैं उसके। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा इसमें इंटरेस्ट रखता है, क्या मैं उसको पढ़ाने के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ। तो बेस्ट जगह है कोटा, उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। चाहे कितने डाउनफॉल आए, IIT के लिए तो बेस्ट जगह कोटा ही है। क्योंकि यहाँ चाहिए तपस्या करनी पड़ेगी आपको। आपको लगता है कि मैं मोबाइल के सामने बैठ के 2 साल तपस्या कर सकता हूँ, तो करो। तपस्या से मतलब है कि 4 घंटे पढ़ोगे कोचिंग में, तो घर जाके आपको 6 घंटे पढ़ना है, 1:1.5 रेशियो चलना है। बच्चे बोलते हैं टॉपर में ऐसा क्या होता है। तो अब विद गॉड ग्रेस बहुत सारे बच्चे हमको पढ़ाने को मिले। हम ये नहीं कहेंगे टॉपर हमने बनाए, हमको पढ़ाने को मिले। तो हर टॉपर में एक खास बात होती है कि एक तो वो खुद को टॉपर समझता नहीं है, वो कभी ये नहीं कहता मेरी ये रैंक आएगी, वो रैंक आएगी। वो तो एक ही चीज़ समझता है कि आज सर ने ये पढ़ाया है, ये सवाल होमवर्क हैं, ये सारे मेरे को लगाने हैं। वो रोज का काम रोज समझता है, वो टारगेट सेट करके चलता है अपना। और वो 4 घंटे कोचिंग पढ़ता है तो 6 घंटे सेल्फ स्टडी करता है। तपस्या है ये।
और वो 760 दिन करनी है। अगर तपस्या एक ही दिन करनी होती है ना तो कोई भी कर लेता। मैराथन है ये, हाँ मैराथन टाइप है। 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है ये। हाँ स्प्रिंटिंग नहीं है, आप तेज दौड़े। शुरू में बच्चे बहुत जोश में बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। आप दिमाग में, मैं आजकल बच्चों को बोलता हूँ रोज़ ये दिमाग में रखो कि कल भी इतना ही पढ़ना है, इसलिए 10% कम पढ़ो। आप लोग रोज करना है ना, है ना भाई। तैयारी होती है मैराथन की, इन सब की, इसमें थोड़ी रोज मैराथन दौड़ाते हैं। तो आपको रोज का रोज मेंटेन करना है। तो अगर हाँ, इसमें एक खास बात है कि की इज द कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, आप क्लास में आओ, आप होमवर्क करने की कोशिश करो, होमवर्क के बाद डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, ये आप 2 साल करते जाओ, क्लास 11-12, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे। एवरेज बच्चा भी अच्छा स्कोर ला अच्छा कर लेगा अगर उसके अंदर ये है, पैशन है कि मैं 760 दिन रोज क्लास आऊँगा, क्लास का सारा होमवर्क करूँगा। मेन चीज़ होमवर्क है, उसको करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद उनके जो डाउट आएंगे दोस्तों में डिस्कस करूँगा, लास्ट में टीचर डिस्कस करूँगा, टेस्ट भी सिंसियरली दूंगा और रोज़ करता जाऊँगा इररिस्पेक्टिव मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो वो डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में, अच्छे IIT हैं, NITs हैं, बिट्स हैं, ट्रिपल IITs हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे। इसमें जब आप 2004 में आए तो बंसल सर से मुलाकात कब हुई पहली बार आपकी? बंसल से मुलाकात मेरी पहली बार हुई जब क्लास के बाद मैं ऊपर, मतलब क्योंकि मैं टिफ़िन लेके आता था, तो बंसल सर अपनी व्हील चेयर पे चलते थे। हाँ। तो व्हील चेयर पे चलते थे। बंसल सर को पता था कि जोधपुर से कोई एक बंदा आया है। अच्छा। तो मैं एक अलग रूम बना हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ अकेला बैठा खाना खा रहा था। तो वो एकदम से रूम के अंदर आए और वो बोले कि चौहान नाम है तुम्हारा? मैं कहा हाँ सर। हाँ कि अच्छा कि ये खाना, मैं सर अभी मैं अकेले ही रहता हूँ तो यहीं लेके आता हूँ। कि अच्छा कि ठीक है, आराम से रहो, कोई दिक्कत हो तो बताना, है ना, अच्छा पढ़ो और पढ़ाओ, बस सर का ये था, पढ़ो और पढ़ाओ, ठीक है। और वो लोग देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रिक्ट थे, है ना, नो डाउट बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत वो थे, वो पूरा डिसिप्लिन, खुद डिसिप्लिन आदमी। वो मैंने उनको बिना, बंसल सर के पास जब भी मैं गया ना, उनके हाथ में पेन और मतलब एक रजिस्टर सवाल सॉल्व करते हुए देखा है मैंने उनको। अच्छा, इतना पैशन था उनके अंदर। आप 9 बजे चले जाओ रात को उनके पास, है ना, आप चले जाओ तो आप देखोगे खाने की टेबल पे ही उन्होंने साइड में रजिस्टर रख रखा है, खाना साइड में हो गया तो रजिस्टर खुल गया, तो सवाल बनाते हुए मिलेंगे आपको। इतना पैशन था उनके अंदर। अब वो सेम पैशन, इतनी मेहनत दूसरे से भी एक्सपेक्ट करते थे, तो उससे जो भी कम करता था उनको लगता था ये मेहनत नहीं कर रहा है। वो तो सारे दिन करते रहते थे। तो वो बहुत, मतलब मैं एक बात जो बता रहा था सर की, मेरे छोटे भाई की शादी 2006 में थी, तो मैं बंसल सर के पास गया। मैंने कहा सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कर्जा था मेरे पास बहुत, तो मैंने सर को बोला कि सर मेरे भाई की शादी है, मेरे को 7 दिन 8 दिन छुट्टी चाहिए। तो 7-8 दिन, इतने सारे मतलब बैचेस, टीचर लिमिटेड थे ना, तो मतलब 7-8 दिन छुट्टी बंसल क्लासेस में होती नहीं थी कभी किसी टीचर की। तो मैंने कहा सर मेरी खुद की शादी होती तो मैं कोई बात नहीं 2-3 दिन में कर लेता, लेकिन ये तो मेरे ब्रदर की है, मुझे ही करना है, और मेरे फादर अकेले हैं तो मेरे को करना है थोड़ा। तो बंसल ने बोला कि ठीक है। फिर मैं जाने लगा, मेरे को बोला यार तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे को बताना, शर्माना मत तुम, है ना। तो मैं वापस बैठ गया। भाई बता ना यार, आदमी कोई मदद ऑफर करे और दिल से करे, आपको लोगों को इंटेंशन पता चलते हैं। मैंने कहा सर मैं मेरे ब्रदर की, मेरी खुद की शादी की थोड़ी एक स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की शादी अच्छे से करनी है मेरे को। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एक स्लिप पे लिख के दिया, अकाउंटेंट से ले लेना तुम। मेरे को ये नहीं पूछा तो वापस कैसे दोगे, कब दोगे, कुछ भी नहीं पूछा। बोला कि तुम्हारा अच्छे से करो, 7-8 दिन छुट्टी लो, भाई की शादी करके आओ, बढ़िया। उनको सब मेरे बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पता चल गया था। और ये बात सिर्फ मेरे दोनों के बीच में और अकाउंटेंट के बीच में, किसी को पता नहीं चला कि मैंने इतना पैसा लिया है उनसे। फिर मैं धीरे धीरे करके उनको देता गया पैसा। पता नहीं कितने सालों में मतलब देता गया, मैं अपने हिसाब से देता था मैं। कि जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाते थे, उससे इंक्रीमेंट लगते थे ना, तो मैं सर इंक्रीमेंट, मैं अकाउंटेंट बोलता था काट लेना यार, तो धीरे धीरे करके मैंने चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि वो आदमी सिर्फ स्ट्रिक्ट ही था, वो आदमी आपके बच्चे की तरह ध्यान रखता था। एक चीज़ और है बंसल सर के बारे में, कि ये सुना था कि बच्चे है ना बंसल सर के घर में ही रहते थे, उनके साथ ही रहते थे, तो क्या ऐसा था? नहीं, बंसल शुरू में जब पढ़ाते थे ना गैरेज में, तो उस समय वो ट्यूशन की तरह पढ़ाते थे, घर में कोई नहीं रहता था। घर तो उनका बंसल क्लासेस की जो बिल्डिंग, अगर विज्ञाननगर की आप देखोगे 1-12, तो वो बिल्डिंग के पास में उनका घर था।
मतलब ये रोड है, ये बंसल क्लासिक की बिल्डिंग है और ये इनका घर है, तो वो अपनी गाड़ी लेके जा सकते थे, तो मतलब कनेक्टेड था। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं बच्चे साथ है, बच्चे साथ नहीं क्योंकि हमने सुना था, और क्योंकि मैं लोकल कोटा से ही हूँ और अब पूरा मेरा बचपन कोटा में ही निकला है, तो हमने बहुत नाम सुना है बंसल। तो मैं जब छोटा था तो मुझे ये लगता था, लोग ये कहते थे कि 1 करोड़ की तो उनकी व्हील चेयर थी, वो गाड़ी जिसमें वो चलते थे। हाँ, और बोला वो ऑटोमेटिक थी। ऑटोमेटिक थी, उसमें हॉर्न लगा रखा था सर ने, तो क्योंकि अब छोटी जगह थी, बच्चे भी बहुत थे, तो सर हॉर्न बजा, हॉर्न की आवाज़ जो होती थी ना, उससे हमको पता चलता है कि बंसल सर आ रहे हैं, तो अपने आप वो रास्ता, जैसे वीआईपी को सायरन नहीं बजता है वैसे बंसल सर का हॉर्न बजता था तो सब साइड में हो जाते, हम टीचर लोग तो वैसे ही अंदर साइड में हो जाते, वो सर के सामने जाने से हर कोई कतराता था। वो मतलब है ना, कोई भी छोटी मोटी, मतलब उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी एकदम, तो वो उससे हम डरते थे बहुत। मैं यार सर पता नहीं किस मूड में है, किस समय क्या बोलते हैं, इसलिए चुपचाप साइड में रहो। कभी डांट लगी है बंसल सर से? हाँ बिल्कुल लगी मेरे को डांट। अच्छा। मेरे को एक बार बंसल सर ने बहुत ज़बरदस्त डांटा। क्या हुआ कि शाम की 7:30 से 9 की क्लास चल रही थी, तो बंसल क्लास में एक पीछे वाला हॉल जो है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे लास्ट में एक हॉल बना हुआ है, उसमें बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री के बाहर वो रोड है, तो उसमें रात को गर्मी ज़्यादा हो रही थी, विंडो खोल दिया मैंने। तो क्या हुआ, कुछ बच्चे जो उस क्लास के नहीं थे ना, तो वो उस बाउंड्री से कूद के आके विंडो के बाहर खड़े खड़े पढ़ रहे थे। अच्छा मुझे दिख नहीं रहा था, मैं तो पढ़ा रहा था, वो बच्चे पीछे देखे मुझे साइड से, जो 1-2 बच्चे नहीं थे, ऐसे करीबन 30-40 बच्चे बाहर खड़े पढ़ रहे थे, खड़े खड़े पढ़ रहे थे, और वो उस बैच के नहीं थे, और वो उस सुबह उनके सेशन भी नहीं थी क्लास से, वो तो दूसरे मतलब मॉर्निंग में क्लास थी, इवनिंग में आके देख गए। अच्छा बंसल सर वहाँ से निकले तो उनको दिख गया कि बच्चे बाहर खड़े खड़े पढ़ रहे हैं, है ना, तो फिर वो आए, अंदर आके ही पहले तो बच्चों को डांट लगाई, ठीक है, कि ये विंडो से क्या झाँक के देख रहे हो, सब विंडो बंद करवाई, कर्टन वर्टन लगाया। फिर मुझे डांट लगाई कि यार तुम देखते नहीं हो विंडो से पढ़ रहा है ये वो। मैं पहले तो कुछ मैं समझा ही नहीं बोल क्या रहे हैं। फिर बोला कि अच्छा, मैं क्या सर वो मुझे पता नहीं था। फिर बोले कि यार तुम ऐसा कैसे पढ़ाते हो यार, हैं बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते हो तुम, इसीलिए बच्चे मतलब बाहर जाके पढ़ते हैं, उनका मन नहीं लग रहा है, बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो सर ने काफ़ी डांटा मेरे को कि डिसिप्लिन का ध्यान रखो, क्लास के अंदर बच्चा कोई खड़ा होकर पढ़ रहा है तो खड़ा होकर नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो उसकी वजह से सर उनका इंट्यूशन ये नहीं था कि वो बाहर कोई दूसरे बच्चे पढ़ रहे, उनका इंट्यूशन था ये कि ये बाहर खड़े होके ना पढ़े, बैठ के पढ़े, ये उनका वो था। तो कितने 2004 से लेके कब तक आपने? मैम 2004 से 2009 तक फिर बंसल क्लास में ये बिल्डिंग बन गई नई। पहले तो विज्ञान नगर में था, फिर ये बिल्डिंग बन गई। फिर मैं और फिजिक्स में नितिन जैन सर और सेठिया सर ये HODs थे। फिर इधर मैथ्स में विकास गुप्ता सर, पंकज जोशी सर ये मेन पोजीशन पे थे। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नरेंद्र अवस्थी सर और VK जायसवाल सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हम लोग 2004 से मतलब साथ में। अच्छा। फिर जब यहाँ बिल्डिंग बनी तो थोड़ा हमारा डिफरेंसेस आ गए बीच में, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मतलब किसी एक मीटिंग में सर ने कुछ ऐसा बोल दिया, भाई होता ना कई बार आदमी का इंटेंशन नहीं होता, वो कहता है ना कई बार आदमी के ग्रह हैवी हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा बोल दिया कि यार तुम्हारे बिना भी चल जाएगा, तुम्हारा क्या रोल है, इस टाइप से उन्होंने वो बात, हमारे जो 2-3 लोग थे उनको बहुत बुरी लगी ऐसी कि यार मतलब हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि यार हम लोग है ना खुद का स्टार्ट करेंगे, तो खुद का स्टार्ट करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है। तो जो हम लाइक माइंडेड लोग थे, हम लोग इकट्ठे हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हम 7 लोग इकट्ठे हुए, और जब क्लास शुरू करने की बात यही, पहले हमने कहा कोर्स ख़त्म करेंगे, कोचिंग खोलेंगे नहीं खोलेंगे बात की बात है, पहले हमारा काम हमारी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो हमने प्लान तो बनाया नवंबर दिसंबर में, लेकिन हमने जनवरी फरवरी 20 फरवरी तक हमने सारे कोर्सेज खत्म किए। 20 फरवरी में क्या था, रिपीटर का बैच भी खत्म, 12th भी खत्म, 11th भी खत्म। तो हमने थोड़ा तेजी से पढ़ाया, तो हम वो था कि यार कोर्स खत्म करना है। अगर हम कोचिंग उसमें बंसल क्लासेस में 20-22 हज़ार बच्चे थे, अगर हम दिसंबर में चालू करते तो हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता, लेकिन हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीइंग ए टीचर एक क्लास में आप रोज़ जाके विश्वास से बोलते हो, तो पहले तो आप जिम्मेदारी तो पूरी होनी चाहिए ना। तो हमने कोर्स खत्म किया। 20 फरवरी को हमने 2009 को वाइब्रेंट की स्टार्ट की। नितिन जैन सर का घर है विज्ञान नगर में, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। अच्छा। हमने सिर्फ एक ऐड दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना तो बिल्डिंग थी, कुछ भी नहीं था, और पहले ही दिन 4000 बच्चे आए उधर। 4000 बच्चे तो हमारे रजिस्टर में एंट्री है, आए तो 7-8 हज़ार बच्चे थे। और ये जो विज्ञान नगर वाला जो मेन रोड है, ये झालावाड़ रोड, ये जाम हो गया था, और अंदर जाते रोड बहुत जाम हो गई थी। पुलिस ने पूरा मतलब खुलवाया, मतलब बैरिकेटिंग कराई,
टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि भाई टॉप कोचिंग ऑफ कोटा स्प्लिट्स। अच्छा, हमारा ये था कि यार खुद का पढ़ाएंगे और अच्छे से शांति से पढ़ाएंगे। प्रेशर बहुत था, मतलब क्या है कि 4-4 5-5 क्लासें लेना, कोर्स खत्म करवाना, ये हमने कहा अपने तरीके से कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो मतलब हमें लगता था यार ये नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए टीचर को पूरी इंडिपेंडेंस थी, कोई टीचर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कोर्स के अंदर पढ़ाना है, कोर्स के बाहर नहीं पढ़ाना है। तो फिर हमारे पास जगह नहीं थी, तो नितिन जैन सर के एक रिलेशन में उनके जिया जी है, उन्होंने हमको जवाहर नगर में एक जगह दिलाई, जो दुकानें हैं ना जवाहर नगर में, वो शॉप दिलाई। अच्छा। तो हमने 2 शॉप ली और उसके अंदर 2 और दुकानें थी, ऐसे 4 दुकानें ली। तो अब बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत छोटी जगह थी, तो दुकान में हमने डुप्लेक्स बनाया, तो ताकि बच्चे ऊपर नीचे बैठ पाएँ। तो पहली बार डुप्लेक्स क्लासरूम कोटा में हमने स्टार्ट किया। भाई 30-40 इधर बैठेंगे, 10-20 ऊपर बैठेंगे। और वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया, और विद गॉड ग्रेस 2010 में जब IIT का रिजल्ट आया तो हमारी ऑल इंडिया रैंक 16 करीब आई। दैट वाज द टॉपर ऑफ द राजस्थान। पहली बार ऐसा हुआ कि बंसल क्लास की टॉप रैंक 23 चली गई। उसके पहले टॉप 10 में, टॉप 100 में बहुत सारे बच्चे होते थे। तो वो पहले रिजल्ट से हमको पूरी मतलब नेशनल लेवल पे अच्छी पहचान मिली उसकी। तो तब से वाइब्रेंट अपना। हाँ, फिर हम, अच्छा ये जो आप परसेंटेज रिजल्ट देखते हो ना, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो किस समय कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। IIT के अंदर परसेंटेज रिजल्ट, परसेंट सिलेक्शन दिखाना कि भाई 100 में से 33 बच्चे सेलेक्ट हुए। हमने पहली बार 33-34% रिजल्ट दिया, 35-36 भी दिया, 42% भी दिया। दैट इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और बिल्कुल मतलब वो बोलते हैं ना, ईश्वर देख रहा है, एक पॉइंट की भी घालमेल नहीं है। मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में कोई दूसरा कोई भी कोचिंग 10% रिजल्ट भी दिखाता है। लेकिन हमारा ड्रॉबैक क्या है कि हम मार्केटिंग नहीं करते, हम मार्केट नहीं कर पाए, हम ऑनलाइन मीडिया को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो सारा जब शिफ्टिंग ऑनलाइन हुई तो हमारी वहाँ प्रेजेंस ही नहीं थी ना, हमारे बारे में कोई कहने वाला था। हमारे तो पढ़ने वाले बच्चे, वो हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, वो वैसे ही ऑनलाइन नहीं रहते, और आगे जाके कंपनी में चले गए, वो किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं है। तो इसलिए हमारी वो स्ट्रॉन्ग थोड़ा ऑनलाइन के साथ हम कोप अप नहीं कर पाए, ये हमारा एक ड्रॉबैक रहा। मार्केट नहीं कर पाए, ये एक ड्रॉबैक रहा। तो सर बुक्स लिखने का आइडिया कब आया और कैसे आया? बुक लिखने के पीछे आइडिया ऐसा आया मुझे कि शुरू में जब मैं कोटा में आया ना, तो मैं हमेशा बच्चों को एक फेयर नॉलेज देने के फेवर में रहता हूँ। तो मैं कहाँ से पढ़ता हूँ मैं बच्चों को बताता था। तो मैं हर साल बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, वो कहीं एक जगह नहीं है, अलग बुक्स में। तो मैं बच्चों को बुक्स बताता था कि भाई इस साल तुम्हें पॉला ब्रूस से पढ़ना है, या IL फिनार ले लो, पीटर साइक्स ले लो, मॉरिसन बॉयड ले लो, क्लेडन ले लो। तो मेरे को बुक्स रिकमेंड करता था, और बच्चे मतलब इतने ज़्यादा पढ़ाई के लिए इंथ्यूज़म है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-2 3-3 किताब खरीदते थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार मतलब इतनी सारी बुक्स खरीदते हैं, क्यों ना यार एक बुक होनी चाहिए। फिर मैं उन बुक्स में से क्वेश्चंस वगैरह बनाता था, उनके पेपर घर पे रखता था। तो घर पे मेरे को मेरे वाइफ ने बोला कि तुम इतने सारे पेपर, अच्छा वो पेपर फिर ढूंढता रहता था कहाँ, वो ढूंढ के मेरे को देती थी। तो उसने मेरे को बोला कि आप किताब क्यों नहीं लिखते। तो उसने पहली बार ये वर्ड यूज़ किया कि बुक क्यों नहीं लिखते। तो मैंने कहा आइडिया बहुत अच्छा है यार। और मैंने कहा इतनी सारी अपन फॉरेनर्स की किताबें पढ़ते हैं, मतलब मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट मेरा उस समय का है 2005-06 का। तो फिर 2005-06 में मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया, और मैं रोज़ 4 क्लास पढ़ाता था। शाम को तो मैं क्या बुक लिखने के लिए क्या है कि आप जो करंट टॉपिक पढ़ा रहे हो ना, उसी से रिलेटेड लिख सकते हो, तभी आपको थॉट आते हैं, अच्छा लिख पाते हो। तो मैं शाम को रोज़ 1 घंटा लिखता था उसको, और संडे को मैं 7-8 घंटे बुक पे काम करता था। ऐसा मैंने 2 साल तक किया। मैं 2 साल तक मतलब बाहर नहीं गया कहीं, मतलब सिर्फ क्लास और घर, क्लास और घर, क्लास और घर। सिर्फ बुधवार को मैं गणेश जी के दर्शन करने जाता था, ठीक है। वो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मेरे एक मित्र थे संदीप झा सर, उनके साथ में जाता था। तो मतलब मैंने टॉपिक के पहले लिखना स्टार्ट किया, और 2008 में फिर मेरी पहली बुक आई, एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बालाजी पब्लिकेशन। और उस बुक को प्रूफ रीड करने वाले 3 बच्चे थे। पहला बच्चा था सितिकंठ, जो AR1 आया। दूसरा था निशांत टोटला, जो AR2 आया। और एक जैन करके बच्चा था मेरे होम टाउन जोधपुर का, उसकी 81 रैंक आई थी। तो ये तीनों फर्स्ट एक ही साल के अंदर या फिर एक ही साल, एक ही बैच में। ये क्या करते थे, शाम को 7:30 क्लास खत्म होती थी ना, तो मैं इनको किताब लिख के टाइप करवा के इनको देता था। मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर घर पे आओ, डिस्कस करेंगे। तो ये है ना, फिर 7:30-8 बजे मेरे घर पे आते थे, मतलब फ्रिक्वेंटली आते रहते थे कि सर हमने बना लिया, अब डिस्कस करते हैं। तो मैं इनके साथ डिस्कशन करता था। तो ये मेरे पहले 3 प्रूफ रीडर हैं जिन्होंने मतलब पूरी किताब को अच्छे से मेरी प्रूफ रीड किया। अच्छा। और फिर वो एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई मार्केट में, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा
और ईश्वर की मेहरबानी रही, पेरेंट्स का, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने टीचर इंडिया में पढ़ा रहे हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब मैंने देखा कि कोचिंग के अंदर अच्छा कंटेंट हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप एक्स में पढ़ा रहे हो वाई में पढ़ा रहे हो। आज भी किताब रिकमेंड की जाती है। मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि उसमें 5-10 नए कॉन्सेप्ट डालूँ, जो मैं सीखता हूँ वो मैं उसके अंदर डालता हूँ पूरा। तो इस तरीके से वो किताब रिफॉर्म करते 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 पिछले 16 सालों से बेस्ट सेलिंग किताब है। और बालाजी पब्लिकेशन की जो टीम है, नीरज जी, प्रभात जी, इन्होंने बहुत मेहनत की उस किताब को। मतलब एक एक हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे तक, मेरे हिसाब से ऐसा कोई जिला नहीं है या जहाँ पे एक बुक नहीं पहुँची हो। अच्छा जी। और अभी तक कितनी बुक्स आपने लिखी हैं? उसके बाद मैंने वायली पब्लिकेशन के साथ सोलोमन्स, बहुत फेमस बुक है सोलोमन्स यूएसए की, उनके साथ मैंने एडेप्टेड वर्जन किया। मतलब मैंने उस बुक को एडेप्ट, मतलब उस बुक को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू IIT जेईई सिलेबस। ओके। तो वो भी मेरी काफ़ी अच्छी बुक चल रही है पिछले 15 साल से। मतलब उसमें अच्छे से थ्योरी वरी सब लिखा हुआ है। और फिर मैंने नीट के लिए बुक लिखी, फिर मैंने मेंस के लिए बुक लिखी। तो ऐसे करते करते फिर मैंने खुद का जो मेरा पब्लिकेशन हाउस है उसके लिए बुक्स लिखी। तो ऐसे अभी 18 बुक्स मैं पब्लिश कर चुका हूँ अब तक। तो अब जैसे आप पढ़ाते बेसिकली आप तो जेई के लिए हैं, जेई के लिए, हाँ जी, है ना? जी। एंड बुक आपने नीट के लिए भी लिखी है, तो जी, जी। नीट की केमिस्ट्री और जेई की केमिस्ट्री में फ़र्क ज़्यादा रहता है या माइन्यूट? मतलब शुरू में जब मैंने आपको बताया था मैं जोधपुर में गया था पढ़ाने के लिए, तो जोधपुर में क्या होता था, जेई नीट दोनों पढ़ाने पड़ते थे। उस समय नीट नहीं होता, PMT होती थी, तो पढ़ाते थे। तो वहाँ मेरा 2 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी मुझे आ गया था। तो दोनों की पढ़ाई में रात दिन का फ़र्क है। अच्छा। हाँ, मतलब एडवांस की पढ़ाई ऐसे है कि मतलब जैसे आप मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, है ना, आपने स्पीड दी तो गाड़ी चली, तो क्या रीज़न रहा, अंदर पूरा मैकेनिज्म क्या था। और नीट में है कि भाई इसको दबाया तो गाड़ी चली, है ना, बस इतना ही है। तो इन डेप्थ मैकेनिज्म के जो होते हैं ना, मैकेनिज्म कैसे हुए हैं, 3D विजुअलाइजेशन कैसे हुआ, वो IIT के अंदर है। नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओके। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आ रहे हैं। तभी आप देखोगे पूरे में से पूरे मार्क्स आ रहे हैं आजकल, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं एकदम। तो थोड़ा नॉलेज बेस ज़्यादा हो गया, NCERT आनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए, स्पीड आनी चाहिए। IIT में एडवांस में आपका टॉपिक का नॉलेज इन डेप्थ होना चाहिए। ओके। आपको बेसिक से लगाकर एडवांस तक आना चाहिए। तो थोड़ा मतलब आपको एक टॉपिक पर ठहरना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो उस पर कमांड आएगी आपकी। ओके सर, अब है ना मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन वाले मोड पे लेकर आऊँगा आपको कि बहुत सारे मिथ्स हैं कोचिंग को और इन सारी चीज़ों को लेकर। तो कुछ मिथ्स बस्टर आप बताइए कि मिथ्स कैसे ख़त्म हो, स्पेशली जेई को लेके जो मिथ्स हैं। सबसे बड़ा जेई का जो मिथ आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू फैल गया है कि जेई की पढ़ाई इजी है, ये सबसे बड़ा मिथ है। वो टफ है, वो आपको करना पड़ेगा 2 साल। आजकल बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे आप देखोगे कि जेई की तैयारी 40 दिन में कीजिए, 99 परसेंटाइल लाइए। कोई फार्मूला नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ 6 पैक ऐप बन रहे हैं, 1 महीने में बन जाएंगे, वो आपको 6 महीने डाइट पे रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों से मिलके ऐप्स बनते हैं। वैसे ही IIT की तैयारी होती है, फुल डिसिप्लिन में रह के पूरा, मतलब अच्छा कंटेंट, अच्छा टीचर, और उसको कंसिस्टेंटली करना, तब जा कर सकते हैं। मतलब नो डाउट एग्ज़ाम टफ है, क्योंकि IIT का जब पेपर आता है ना, तो अभी मेरे किसी टीचर से बात हो रही थी, मैं कहा यार ये राजस्थान में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, IIT का पेपर लीक नहीं होता है कभी। मैंने कहा लीक होने का फ़ायदा ही नहीं है उसका कुछ, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे। मतलब अगर IIT का पेपर लीक हो जाए तो हिंदुस्तान में आधे हिंदुस्तान को पता चल जाएगा कि पेपर बाहर है। क्योंकि जब पेपर आता है ना, मैं आपको बैक साइड स्टोरी बताता हूँ, हज़ारों टीचर, हर कोचिंग का टीचर उसमें लग जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन पे 24 घंटे डिबेट चलती है, फिर जाके उसके आंसर आते हैं। अब आप सोचो बच्चे को 3 घंटे के अंदर एग्ज़ाम में उस पर डिसीजन लेना है, उसको क्रैक करना है, और जबकि टीम ऑफ टीचर जो है यूट्यूब, गूगल, बुक्स, सबको यूज़ करते हुए उसके सॉल्यूशन बनाती है, और फिर भी उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत मेहनत से बनाए हुए क्वेश्चन आते हैं। IIT को भी पता चल गया आजकल की कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, तो बहुत पढ़ के सिस्टमेटिक क्वेश्चन बना आता है, मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है, हमें भी कोई लगता एक है। चैलेंजिंग क्वेश्चंस का एग्जांपल दीजिए कि लेमन को समझ में आए वो कि यार क्वेश्चन होता कैसा है और किस तरीके से उसके बारे में सोचना पड़ता है। जैसे अपन बॉडी की बात करते हैं, बॉडी में हमारा जो मेनली है प्रोटीन से मसल्स बनते हैं, है ना। तो हमारे टॉपिक है एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड जब लगते हैं उसको तो पॉलीमर बोलते हैं, तो उससे प्रोटीन बनता है।
उसको प्रोटीन बोलते हैं ना, प्रोटीन से मसल बनता है। तो उस पर एक सवाल आया था कि ये जो चीज़ है इसको अगर पानी में डाला जाए तो इससे कितने अमीनो एसिड बनेंगे। अब वो जो सवाल था, अब एनसीईआरटी के अंदर 22 टाइप के वो डिफरेंट 21-22 टाइप के अमीनो एसिड दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको पहले पानी में डालने में सोचना है कि यार इनमें से क्या क्या पानी में डालने पे बना, फिर आपको वो अमीनो एसिड की लिस्ट से मैच करना है। लेकिन वो सवाल ऐसा नहीं था, वो सवाल ऐसा था कि पानी में डालने पर वो सारे टूट रहे थे और सब टूट के एक ही अमीनो एसिड बन रहा था, तो उसका आंसर 1 था। तो मतलब अगर अपन यूँ सोचें कि यार मैं याद कर रखा हूँ और उस याद करने से मैं इसको मैच करके आंसर निकाल लूँगा, वो नहीं है। आपको बहुत लॉजिकल, मतलब कहने को वो केमिस्ट्री है, लेकिन क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का फुल लॉजिकल आएगा, जिसमें आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी और आपने टॉपिक की क्लैरिटी होगी, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। सॉल्व करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, 50% पेपर तो ठीक ठाक होता है अगर तैयारी कर, 50% पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। एक अभी जो करंट एस्पिरेंट्स हैं, उन एस्पिरेंट्स को आप क्या वो 2 इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहेंगे कि वो प्रिपरेशन के टाइम पे और एग्ज़ाम के टाइम पे उनको फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें और उससे रिजल्ट आने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? पहला तो ये है कि 2 साल के लिए आपको यारी दोस्ती, शादी ब्याह, फंक्शंस वगैरह सब में आपको सेक्रीफाइस करना है। आपको भूल जाना है कि 2 साल मेरे पास एक ही काम है और वो है मेरी जेई की प्रिपरेशन। पहला काम तो ये करना है। दूसरा, आजकल जो ऑनलाइन वर्ल्ड आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, ये दूधारी तलवार है ना। आप जब खोलते हो, मान लो मेरे को कोई चीज़ देखनी है, मैंने उसके लिए गूगल ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया, लेकिन इनके एल्गोरिदम ऐसे बने हैं कि आप देखते कुछ और हो, जिसके लिए आप ओपन करते हो, फिर देखने कुछ और लग जाते हो और वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो एक अभी स्टडी आई थी कि एक पढ़ते वक्त अगर एक नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको वापस फोकस करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। एक नोटिफिकेशन आपको 20 मिनट डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, लेकिन वो तलवार इस तरीके से चलाओ कि वो दूसरे पे चले। मतलब आपको कोई कॉन्सेप्ट वीक लग रहा है, आपने उसके लिए देख लिया, आपको कुछ डेटा चाहिए, आपने देख लिया, देख के उसको किसी और के हाथ में कंट्रोल दे दो। अपना फ़ोन का कंट्रोल अपने पेरेंट्स के हाथ में दे दो, आपको चाहिए आप लेके उसको यूज़ कर लो। तो वो कंट्रोल करना है, प्लस आपको सारी चीज़ें बंद करके कंसिस्टेंटली 6 घंटे नियम से पढ़ना है। सेल्फ स्टडी रोज 6 घंटे पढ़नी है। ये 6 घंटे वाला नियम आप फॉलो कर लो, डेली 6 घंटे, फिर आप देखो आपका क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है। बट सर, बहुत सारे बच्चे अब ऐसे हैं जो कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो ये पेरेंट्स को देने वाला इम्प्लीमेंट कैसे होगा फिर उनके लिए? ये उनके लिए तो फिर उनको तो दूसरा वाला कीपैड वाला फ़ोन लेना पड़ेगा। आजकल तो कोचिंग में लैब वगैरह होती है, वहाँ जाके देख लो, दोस्तों को मोबाइल में जाके देख लो। तो आपको थोड़ा ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपन ऑनलाइन देखना ही नहीं है, आपको बिल्कुल उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे आपको कोई 3 डायमेंशनल चीज़ देखनी है, कोई एक्सपेरिमेंट देखना, आप देखो उसको, लेकिन वो एक्सेस हमारे पास नहीं होना चाहिए, दोस्तों के पास हो, किसी और के पास हो। आप लिख लो क्लास में जाके और दूसरे के फ़ोन पे देख लिया, आईपैड पे देख लिया, वो बेस्ट रहेगा। या आजकल अगर ऐसा कोई टैब आता हो जिसमें लिमिटेड कुछ चीज़ें खुलती हो, वो आप यूज़ करो। तो डिस्ट्रैक्शन तो सोशल मीडिया से हो रहा है ना, डिस्ट्रैक्शन आपका बाकी चीज़ों से थोड़ी हो रहा है। जो बच्चा है जब वो पढ़ रहा है और या वो पेपर दे रहा है, ये 2 साल वो पढ़ तो रहा है, लेकिन साथ साथ वो एक कंपटीशन के स्ट्रेस को भी अपने साथ लेके चलता है। स्पेशली एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और एग्ज़ाम के बाद जब वो रिज़ल्ट वाला टाइम होता है तो बहुत स्ट्रेस वाला टाइम होता है बच्चे के लिए। वो उस टाइम पे किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करे कि वो उस चीज़ से वो ओवरकम कर पाए और उसको फेस कर पाए? जैसे मैं मैराथन वगैरह दौड़ता हूँ ना, या आयरन मैन करता हूँ, मैं मैराथन दौड़ता हूँ, तो मेरा फोकस ये नहीं रहता है कि यार मुझे आयरन मैन में इतने घंटे में करनी है, मैराथन इतने में दौड़नी है। मेरा फोकस ये रहता है कि यार मैं उसकी बेस्ट तैयारी कैसे करूँ। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जो एक प्रोसेस होता है कि भाई आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हो, मैं यार इतनी मेहनत कर सकता था, फिर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। मुझे पता होता है कि मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने कर ली, तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा आप उससे संतुष्ट हो जाओगे, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। दुख तब होता है कि यार मेरे को टीचर ने कहा था कि यार 100 घंटे पढ़ना है, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा 60 घंटे ही, फिर एग्जाम पेपर में समझ में यार ये भी नहीं बन रहा है, वो भी नहीं बन रहा है, तो बाहर निकलने पे दुख होता है। वो दुनिया को कहता नहीं है, लेकिन उसको इंटरनली पता होता है कि यार मैंने 40% मेहनत कम की। अपनी मेहनत पूरी करो, आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। किसी भी बच्चे के लिए फिजिकल हेल्थ का
क्या रोल होता है ड्यूरिंग हिज और हर प्रिपरेशन, कि वो पैरेलली फिजिकली और मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखे अपने इस 2 साल के पूरे ड्यूरेशन के अंदर? अभी एक केस बताता हूँ आपको। अभी 3-4 साल कोरोना के समय का, जब कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन हो गई थी ना, तो एक फादर मिले मेरे को। उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे का ना ऑपरेट हुआ है स्पाइन का, तो स्पाइन में नीचे की तरफ कुछ ऑपरेशन हुआ उस बच्चे का। तो मैंने उसको बोला यार मतलब अच्छा, फोटो देखी, मैंने कहा अच्छा खासा हेल्दी बच्चा है, कैसे? बोला सर ड्यूरिंग कोरोना वो 6-7-8 घंटे ऑनलाइन ऐसे स्क्रीन के सामने बैठा रहता था और कांस्टेंट बैठा रहता था। तो जो बैठने में जो हमारा पोस्चर था ना, वो हल्का सा डिस्ट्रैक्टेड था। लंबर। आप एक चीज़ समझना कि मैंने ये अपने एथलीट वर्ल्ड में सीखा कि अपनी इंजरीज जो होती है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ पोस्चर। ज़्यादातर लोग अपनी कोर छोड़ देते हैं, तो कोर छोड़ोगे तो पाँव में ट्रांसफ़र हो जाओगे, मसल्स कमज़ोर होगी तो लेग्स में, हड्डियों में ट्रांसफ़र हो। हमारी जिसकी चलने की स्टाइल सही है, बैठने की स्टाइल सही है, आप देखना वो बीमार भी कम पड़ता है। तो वो बच्चा कुछ थोड़ा आराम से कुछ बैठता था और लॉन्ग सिटिंग करता था, तो उसको सर्जरी करनी पड़ी और 2-3 महीने रेस्ट करना पड़ा, तब जाके ठीक हुआ वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप, जैसे कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अब ऑप्शन नहीं है तो पढ़ रहा है वो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हर 40 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटे में वो ब्रेक ले। आपको ब्रेक लेने जरूरी है। आप एक जगह कंटिन्यूस बैठना नहीं। हम क्लास के बीच में ब्रेक क्यों रखते हैं? कि बच्चे भाई बैठा नहीं रहना, आप घूमो फिरो, पानी नहीं पी के आओ। तो ऐसे फ्रिक्वेंट ब्रेक ले और अपना पोस्चर भी अलग पोस्चर में चेंज करें। दूसरा, रात को सोने के पहले किसी भी टाइप की स्क्रीन वगैरह नहीं देखे, सोशल मीडिया नहीं देखे। हो सके तो 5-7 मिनट अगर वो माला फेर ले, चैंटिंग कर ले, आंख बंद करके ध्यान लगा ले, तो उससे नींद की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत साउंड होगी। और नींद की क्वालिटी जब साउंड होगी तो फिर आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं 6 घंटे सो लिया, मैं कितने घंटे सोता हूँ? मैं 7 घंटे सोता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि तुम 7 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कितनी डीप स्लीप सोते हो। अब ये जैसे मेरी वॉच है, मेरी वॉच ये दिखाती है कि आपने कितने टाइम रात में डीप स्लीप सोए, कितने टाइम नॉर्मल सोए, कितने टाइम ब्लिंक किया, कितने टाइम आप रहे। आप इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो डीप स्लीप है वो मेरी 1 घंटा या 1.25 घंटे ही होती है। हाँ, ये तो मैंने भी एक आध बार चेक किया है। चेक किया ना आपने? हाँ। तो आपको ध्यान हो तो पहले आता था कि हमारे जो ऋषि मुनि पुराने थे वो 3 घंटे ही सोते थे। हाँ। लेकिन उनकी 3 घंटे वो डीप स्लीप होती थी। तो अपन सो कम क्यों पाते हैं? क्योंकि हम सोने के पहले हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें जो हम चलाते हैं या दिन में जो भी चलाते हैं वो रात को भी चलती है। तो दिन वाला तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन सोने के पहले वाला तो हमारा कंट्रोल है। तो नींद भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब प्रोसेस है बॉडी को रिकवर करने को, माइंड को रिकवर करने का। जिसकी नींद अच्छी होगी उसका माइंड वैसे ही अच्छा होगा। तो सोने के पहले 5-10 मिनट ध्यान लगा के, रूम में लाइट ऑफ करके, वाइट लाइट में नींद नहीं आती है। लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। वाइट लाइट हमारी बॉडी को सिग्नल देती है कि भाई जगना है ना। तो रूम में येलो लाइट कर ले, एक छोटा बल्ब लगा ले येलो, कम वॉट का, पहले उसको लगाए, फिर धीरे धीरे लाइट ऑफ करके सो जाए। तो लाइट को और थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके सो दो, अच्छी नींद आएगी उससे। कोटा कोचिंग का फ्यूचर कैसा देखते हैं आप? कोटा कोचिंग का फ्यूचर मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। उसका रीज़न है कि आज भी कोटा के अंदर वैसी पढ़ाई होती है, वैसा ही कंटेंट बनता है, उसी शिद्दत से काम होता है। कोटा कोचिंग के जो लोग हैं वो पार्ट टाइम नहीं है कि पार्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं और फुल टाइम कुछ और कर रहे हैं। यहाँ तो फुल टाइम कोचिंग है। तो अच्छे बच्चों के लिए थोड़ा सा गुरुकुल टाइप का सिस्टम जब यहाँ बनने लगेगा कि जैसे मतलब बच्चे को अपन ट्रैक कर पाएँ, वो घर पे जा रहा है, हॉस्टल जा रहा है, ट्रैकिंग सिस्टम लगाएं तो पेरेंट्स भी आराम से देख पाएँ, और जो सिंसियर बच्चे हैं वो आए। तो जो सिंसियर बच्चा आएगा तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली कोटा ग्रो करेगा। अभी भी आप देखोगे तो मतलब अच्छे बच्चों के लिए बेस्ट चॉइस कोटा ही है। वो कोटा नहीं आता तो मिस करता है कि यार मतलब मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, और वाकई मिस करता है। क्योंकि सिर्फ जैसे मान लो किसी होम टाउन में कहीं पढ़ रहा है ना, तो मान लीजिए 4 घंटे कोचिंग में पढ़ता है, फिर तो घर जाना है, तो घर में माहौल वही है। कोटा में माहौल क्या है? वो कोचिंग में आएगा तो भी IIT नीट की बात होगी, वो जाएगा ऑटो वाले को पता है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, कट ऑफ क्या है। हॉस्टल में जाएगा तो 5 दोस्त वही बात करेंगे, यार ये टॉपिक। मैथ्स में जाएगा तो वही बात चलेगा। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी में खुद को रंगना पड़ता है पूरा, और वो रंग आधा अधूरा नहीं, पूरा रंगना है खुद को। वो पूरी रंगा ही कोटा में पॉसिबल है वो। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली थोड़ा माइनर चेंजेस आएंगे इस साल। बच्चे थोड़े से मतलब कम हुए हैं क्योंकि सेंटर्स भी खुल गए, थोड़े और भी रीजंस रहे। लेकिन मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि IIT की तैयारी के लिए
बेस्ट जगह कोटाई है। कोटाई है। कोटाई। अब आप इंजीनियरिंग करने के बाद फिर जी ज्वाइन किया, वो कि भाई 10,000 रुपये महीना आ जाए हैं, उससे 10 की जगह 13 मिले। वहाँ से फिर जोधपुर आना हुआ, जोधपुर से जयपुर, जयपुर से कोटा। इन सारी चीज़ों के बीच में फिर एकदम से ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आप एकदम से ये एथलीट वाली फील्ड के अंदर चले गए? ये थोड़ा सा मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ जी जी, क्योंकि ये मैं डेफिनेटली डिटेल्ड में तो मैम के साथ करूँगा आपके साथ, बट ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। वो भाई क्या है, कोचिंग में जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना तो क्या होता है कि बहुत मतलब हेल्दी लाइफ नहीं होती है। वो सारा दिन खड़े तो पढ़ा रहा है, वो थक जाता है, मेंटली थक जाता है बेसिकली। फिर वो घर जाए खाना खा के सो जाता है। तो मेरा भी वज़न बहुत बढ़ गया था, है ना, 102 किलो वज़न हो गया था मेरा। ठीक है, मेरी पुरानी फ़ोटो आप देखोगे तो पहचान भी नहीं पाओगे। लगाऊंगा फिर। तो मेरा ब्रदर ने मेरे को बोला कि मैं जोधपुर में एक दिन मदर के पास बैठा था, तो मेरे ब्रदर ने बोला कि अगली बार हम क्या हर होली दिवाली साल में 3 बार मिलते ही हैं, तो बोला कि अगली बार जब तू आएगा ना तो तेरे को 2 गोली खानी है, कि मैं तेरी 2 गोली लेके आऊँगा। मैं कौन सी 2 गोली की? एक बीपी की और एक शुगर की, कि जिस स्थिति से तू है ना बहुत जल्दी होने वाला है। और ये टाइम कब? ये 2010-11 के आसपास की बात है, 11-12 के करीब बात है। तो मैंने क्या करना क्या है, मतलब वॉक करना है। मैं वॉक कैसे करूँ सुबह, मैं तो लेट उठने वाला हूँ, मतलब मैं बचपन से ही स्कूल के बाद कॉलेज में भी हमेशा ही लेट उठता था। तो मैं रात को विज्ञान नगर रहता था, 11 बजे वॉक करने जाता था। 11 बजे रात में? 11 बजे पार्क में कोई नहीं होता था। वो कुछ बच्चे आजकल मेरे साथ घूमते थे, आजकल वो बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं। एक तो बहुत बड़ा मतलब कनाडा में बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तो वो घूमने इक्के दुक्के बच्चे मिलते थे विज्ञान नगर में। तो मैं रात को घूमना चालू किया, तो रात को घूमता था, फिर फ़ोन पे बात करता करता घूमता था, घर पे बात भी करता था। फिर मैं समझ में आया कि यार मेरी वाइफ ने बोला कि यार वो सुबह उठ के जल्दी वॉक करने जाती थी। तो मैंने कहा ये सुबह जाती है, अपन तो रात को जाते हैं, अपन भी सुबह जाएंगे। तो मेरे पड़ोस में विज्ञान नगर में पड़ोस में विनोद जी रहते थे, वो काफ़ी एक्टिव थे। मैंने विनोद जी बोला, विनोद जी यार सुबह मेरे को जाना है। बोला मैं रोज़ आपको उठाने आऊँगा। अब मेरे के अंदर एक मेरी आदत है, मैं मतलब खुद के दुख से दुखी नहीं होता हूँ, सामने वाले को वचन दे दिया तो मैं उसका वादा निभाऊंगा पूरा। मैं यार विनोद जी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो विनोद जी सुबह आवाज़ लगाए मेरे को, और मेरे को उठना पड़े 6:30 बजे। तो फिर विज्ञान नगर मैंने वॉक करना चालू किया, सुबह वॉक की, फिर रात की वॉक से सुबह की वॉक आया। फिर पता चला कि यार मसल्स वगैरह होने चाहिए। फिर वो मूवी आ गई, वो सिंघम वाली, अजय देवगन वाली। मैंने कहा यार बॉडी तो ऐसी होनी चाहिए यार। तो पता लगाया कि यहाँ पे एक जिम खुला है तलवरकर, वहाँ चलते हैं। वहाँ जाते ही मैंने अंदर जाते ही पूछा कि भाई वो शुरू में ना थोड़ा एंटरटेन करते हैं ना लोगों को, भाई होटल में, हॉस्टल में, स्कूल, कोचिंग ज़्यादा मतलब VIP ट्रीटमेंट देते हैं। बोला कि आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कि मूवी देखी आपने? आपने ऐसे बोला? हाँ बाई गॉड, ये बोला मेरे को एग्जैक्टली ऐसी बॉडी बनानी है, कितना टाइम लगेगा? तो मतलब 3 से 6 महीने लगेंगे। ठीक है, मैं हो जाएगा 3 डन हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ ट्रेनर, एक मेरे बहुत अच्छे ट्रेनर थे नावेद खान, उनको मैंने, वो मेरे को ट्रेनिंग देते वो। अच्छा मैं प्योर वेज हूँ, मैंने कभी जीवन में कोई मतलब ड्रिंक नहीं किया, नॉन वेज नहीं खाया, एग नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। ठाकुर साहब होने के बाद? हाँ बिल्कुल, मेरे मतलब हमारे राजपूतों में तो खाते हैं, लेकिन मैं मतलब हमारा परिवार एक्सेप्शन है। अच्छा। तो मैं कभी नहीं खाया। तो उन्होंने बोला यार ये खा लो वो खा लो। मैंने कहा यार रूल के हिसाब से खेलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि यार दूसरी चीज़ करके कर ली। बाद में पता चला 6 पैक ऐप बनाना तो बहुत चैलेंजिंग है। जिम जाने से तो मसल बनेगा, बाकी 23 घंटे तो घर पे हो, खान पान पे कंट्रोल, नींद होनी चाहिए, टाइम पे खाना, सब कुछ। जिम तो कोई भी जा सकता है। तो फिर बोला कि यार मैं क्या, पहले मोटा था तो बोला कि पहले तो वेट कम करना पड़ेगा। तो मैं 2-3 साल जिम में ट्रेडमिल पे दौड़ता, ये सब करता, वो वेट मेरा 1-2 किलो फ्लक्चुएट होता, वापस उतना ही हो जाता। लेकिन मेरे मसल्स, मेरे को फील हो रहा था कि मसल्स बन रहे हैं। लोगों को लगता था कि मैं 5-10 किलो कम हो गया, वजन कम नहीं होता था। फिर पता चला कि वहाँ मेरे साथ ये कई रनर में आते थे, अंशुल कासलीवाल और ये हरप्रीत सिंह वगैरह, ये कहते थे दौड़ने चलो। मैं दौड़ने कहाँ चलो, कि बाहर दौड़ेंगे। हमने 8 किलोमीटर दौड़े। मैं क्या 8 किलोमीटर कोई दौड़ता है क्या यार? मैं क्या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ता है आदमी। तो क्या नहीं चलो। फिर मैं इनसे रनिंग क्लब है यहाँ पे, अजय शेट्टी सर, उनको ज्वाइन किया। उन्होंने पहले दिन मुझे 12 किलोमीटर दौड़ाया फर्स्ट डे, और मेरे दोनों घुटनों में पेन। कैसे दौड़ लिया सर 12 किलोमीटर? वो टीम में है ना, बात करते करते आप वॉक थक गए, वॉक करो, कोई दिक्कत नहीं, रुकना नहीं है। फिर एनर्जी आई, फिर करो। मैं घर आया तो मेरे मतलब पाँव यूँ काँपने लग गए, उंगलियों में वाइब्रेशन होने लग गए, और नाखून निकल गया एक।
लेकिन मुझे विश्वास हुआ, मैंने कहा साला मतलब बिना प्रैक्टिस के मैं 12 किलोमीटर दौड़ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हाफ मैराथन दौड़ो। तो मैं 2016 में दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराया और फिर अजय सेट्टी सर के साथ उन्होंने प्रैक्टिस कराई। तो मेरे को टीचर का रोल समझ में आया। मैं यार एक राइट टीचर अपने बच्चे को क्या करवा सकता है, वो रनिंग से हो। फिर हाफ दौड़ के मैं ट्रेन में आ रहा था, तो मेरे को ये सब में लाने वाले एक मनीष अरोड़ा सर हैं मेरे साथ। मनीष अरोड़ा सर ने वो जब मैं जिम जाने लगा, रनिंग जाने लगा, तो वो मेरे को रनिंग लेके जाते थे। वो मेरे घर आ जाते थे रोज़ गाड़ी लेके, तो उनके साथ रनिंग जाते थे। तो फिर 2000 मेरे को पता चला ट्रेन में हम दोनों बात कर रहे थे। मैंने कहा हाफ मैराथन तो हो गई, 2 घंटे 37 मिनट में गई, बहुत इतनी खुशी हुई पूछूँ मत। मैंने कहा ये फुल मैराथन कहाँ होती है, कि मुंबई में होती है। मैं कब है कि जनवरी में, मैं चलो उसका करते हैं। फिर मैं फुल मैराथन दौड़ने गया मुंबई। मतलब मैं 4-5 महीने में मैंने फुल मैराथन दौड़ ली। फिर मैंने कहा यार मैं बाहर घूमने गया, तो मैंने कहा वहाँ मैराथन कहाँ होती है, रोम में होती है। फिर मैंने रोम मैराथन दौड़ी। फिर मैं जहाँ भी घूमने जाता हूँ, तो मैं घूमने ऐसे नहीं जाता हूँ, मैं देखता हूँ मैराथन कहाँ हो रही है, वहाँ जाता हूँ। फिर मैराथन करते करते फिर मैंने वाइफ भी मेरे साथ एक्टिव हो गई। मतलब उसी ने मेरे को लाया इस फील्ड में बेसिकली। तो हम दोनों ने 7 मैराथन दौड़ी 7 सिटीज़ के अंदर 7 महीनों में। क्या वो हमारा इंडिया रिकॉर्ड है। फिर हमें पता किया है कि यार इसमें आगे, मैंने बोला ना हमेशा जीवन में जिस फील्ड में जाता हूँ उसमें टॉप पे देखता हूँ। तो मैंने कहा यार इसमें आगे क्या होता है। तो फिर यहाँ पे कोटा में मृगेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने आयरन मैन किया। तो मृगेश गुप्ता जी ही इज़ द फर्स्ट आयरन मैन ऑफ कोटा। तो उनका काफ़ी योगदान रहा मेरे उसमें कैरियर में। मैंने मृगेश जी को पूछा ये क्या होता है आयरन मैन। बोला 4 किलोमीटर स्विमिंग होती है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग होती है, 42 किलोमीटर दौड़ होती है, सारी एक ही दिन में होती है, एक ही दिन में होती है सारी। मैंने यार ये सही, यार ये करना है यार, ये सबसे टफ है कि सबसे टफ है, यही करना है फिर तो फिर मैं पता लगा इसको करते कैसे हैं। तो फिर मैंने देखा कि सबसे बढ़िया आयरन मैन कहाँ होती है, कि जर्मनी में होती है। मैंने वो रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर मैंने देखा इसका कोच कहाँ होता है, तो ऑनलाइन पोर्तुगल के कोच मिल गए। अगेन टीचर का रोल। वो कोच ने बोला कि 3 महीने बचे हैं, तुम कैसे करोगे आयरन मैन। मैंने कहा समय कि तुम क्या क्या कर सकते हो। मैंने कहा मैं मैराथन दौड़ सकता हूँ। कि स्विमिंग कितनी कर सकते हो, मैं 1 किलोमीटर स्विमिंग भी कर सकता हूँ। तो साइकिलिंग, मैंने साइकिलिंग तो ज़्यादा की नहीं। मैंने बोला ठीक है अपन वी विल डू। उसने मेरे को 3 महीने प्रैक्टिस कराई, अप्रैल मई और जून, मेरे और मेरी वाइफ दोनों को। और मैं जर्मनी पहुंच गया आयरन मैन करने। तो मैं दैट वाज माय वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ द लाइफ। मैंने 15 घंटे 2 मिनट में आयरन मैन कर ली पूरी। एक बार में ही? एक ही बार में होती है वो, कट ऑफ होता है। नहीं मतलब फर्स्ट ट्राई के अंदर ही? फर्स्ट टाइम में किया, लेकिन मैं 2 मिनट से डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि वो टाइमिंग लिमिट वहाँ 15 घंटे थी। जबकि कई आयरनमैन में 16 घंटे 17 घंटे होती है। तो मुझे पता ही नहीं था वो होती है। मैं तो वहाँ साइकिलिंग भी 5 किलोमीटर ज़्यादा थी। लेकिन वो दिन जो था ना, कि जब पहले लेक में घुसा तो 1 घंटे 37 मिनट में स्विमिंग हुई। फिर मैं बाहर निकला, फिर वो फ्रैंकफर्ट के बाहर पहाड़ थे, पहाड़ों से, यहाँ पहाड़ की प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन मेरे को ये सेटिस्फेक्शन लगा कि मैंने बेस्ट दिया। तो जो मैंने आपको बोला ना, बच्चों को संतुष्टि कब आती है। ऑल्दो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, मुझे 1% भी दुख नहीं हुआ, और 2% भी मेरा थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। वो 100% देने वाली जो बात है आज भी मेरा ना बेस्ट आयरनमैन वही है जो मेरा पहला था, क्योंकि उसमें मैंने 100% दिया था। मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया क्या क्या होता है, मैंने कहा बस करना है इसको। उसके बाद 2020 में मैंने फिर तैयारी की ऑस्ट्रेलिया की, और पूरी तैयारी हुई और कोरोना आ गया, मैं नहीं कर पाया। कोरोना में मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, फ्लाइट बुकिंग सब कुछ हो गया, और फिर वो कोविड लग गया। फिर 2021 में मैंने फिर तैयारी की न्यूजीलैंड की, फिर वो कोविड के कारण वीज़ा ही नहीं दिया उन्होंने। न्यूजीलैंड तो लास्ट कंट्री था ओपन होने में। फिर 2022 में फिर ऑस्ट्रेलिया गया, और तब तक मैं 2 साल घर के अंदर फ्लैट के अंदर रहता हूँ मैं। फ्लैट के अंदर मैंने आयरनमैन की तैयारी की। ट्रेडमिल लगा के घर पे साइकिलिंग का वो मशीन आती है, वो मैंने लगा के साइकिलिंग की प्रैक्टिस उस पर की। रनिंग तो हम ऐसे ही रूम टू रूम दौड़ते थे। और स्विमिंग के लिए ये रोड पे अपने मिलते हैं ना स्विमिंग पूल, छोटे वाले 15-15 फीट के, ये हमने घर में लगाया, पानी भरा और सीधा लेट के पीछे हुक लगा दिया यहाँ पे पूल के साथ, ताकि आपको रेजिस्टेंस फील हो। तो ऐसे स्टैंडिंग स्विमिंग की हमने। ये सब फ्लैट में किया है आपने? सब फ्लैट में किया। इसका नीचे वाले शिकायत नहीं करते? इसको रात को करते थे हम। इसका मैं आपको स्विमिंग का तो वीडियो होगा तो दिखाऊंगा आपको, मैंने रिकॉर्ड किए थे। मेरे को भेजना सर आप में। तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं। तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि यार आप बड़ा टारगेट लोगे और पहली बार में सफलता होगी, ऐसा नहीं है। मैं 4 बार फेल हुआ। ऑस्ट्रेलिया में इसलिए फेल हुआ क्योंकि वहाँ पे मतलब साइकिलिंग थी समुद्र के किनारे, अप एंड डाउन, और हम यहाँ कोविड में अंदर करके गए साइकिलिंग। फिर मैं उसी साल गया एस्टोनिया, और फिर मैं और मेरी वाइफ ने पहली बार आयरनमैन कंप्लीट कर लिया एस्टोनिया 5th अटेम्प्ट में। मैं 2 बार गया नहीं और 2 बार डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर 2022 में एस्टोनिया में हमने किया अगस्त में।
फिर 2023 में ऑस्ट्रेलिया गया मैंने फिर आयरनमैन कर लिया। अच्छा 2023 में ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को बच्चों ने बोला नहीं पापा आप फिर करो, तो मेरे को बच्चों ने मोटिवेशन दिया। मैं तो क्या मैं हाफ कर लेता हूँ, नहीं पापा आपको फुल करनी है, ठीक है। फिर 2024 में अभी मैंने इटली में किया, तो मेरी हैट्रिक हो गई आयरनमैन की, और मेरी वाइफ की 2 आयरनमैन हो गई। तो अभी हैट्रिक के जो पोस्टर है ना, सब लोग बच्चे देखते हैं, रिलेटिव देखते हैं, दोस्त देखते हैं, सब बहुत बधाई देते हैं, यार गजब किया आपने, गजब किया। लेकिन उसके पीछे वो 4 साल का स्ट्रगल भी है, 2019, 20, 21, 22। तो हर मेरे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि फेलियर इज़ ए पार्ट ऑफ द लाइफ। आप गिर जाओ तो दुगनी ताकत से उठो, और गिरने पर भी ईश्वर का धन्यवाद दो। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की मेरी फ़ोटो दिखाऊंगा। जब मैं डिस्क्वालीफाई हुआ 150 किलोमीटर साइकिल पे, तो मेरे साथ 3 लोग और डिस्क्वालीफाई हुए थे। मैं रुका, उन तीनों से मिला, और मैंने पानी नहीं पिया, और मैं तीनों के साथ फ़ोटो खिंचवाई। मैं अगर आपसे मिले, आई एम फॉर्चुनेट, अगर मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होता तो आपसे मिलता भी नहीं। तो हमने 5 मिनट वहाँ आपस में बातचीत की, अलग कंट्री के लोग थे। तो मतलब आप जीवन में जो भी सिचुएशन आ जाए ना, उसमें आप ऊपर वाले को और अपने सराउंडिंग के लोगों को धन्यवाद जरूर दो, चाहे आप गिरे हो चाहे आप उठे हो। और गिरने पे उठने का रूल अपनाना है, पहले से ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, तो ईश्वर आपको सफलता जरूर दिलाएगा। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। डेफिनेटली। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया इतना, एंड रियली वेरी फॉर्चुनेट कि आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू। आपने टाइम दिया, और आपके पॉडकास्ट, पहले वाले पॉडकास्ट भी मैंने सुने थे, और चेतन चीता जी वाला पॉडकास्ट वगैरह बहुत अच्छे थे। डेफिनेटली आप और अच्छे पॉडकास्ट करो, और यंग जनरेशन को मोटिवेट करो। देश में आजकल इतना अच्छा यंग मैन पावर है अपना, तो उसमें आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल रहेगा। और मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। थैंक यू सर। होप आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है, और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।